कर्ट हीरोज पार्टी का हिस्सा था, लेकिन उसे वहां से निकाल दिया गया क्योंकि सबको लगता था कि वो किसी काम का नहीं है। पर बाद में पता चलता है कि उसके पास फाइटिंग स्किल को छोड़कर बाकी सभी चीज में एसएस रैंक की स्किल्स है। कर्ट 15 साल का लड़का है और एक पहाड़ी गांव से आया है जिसे कोई नहीं जानता। उसका सपना था कि वो एक बड़ा एडवेंचरर बने, इसलिए वो शहर आया और एक एस रैंक पार्टी में शामिल हो गया। लेकिन वहाँ उसे बस छोटा मोटा काम ही करने को दिया गया। जब उसके पार्टी के बाकी सदस्य खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ते, तब कर्ट तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही बेहोश हो जाता। फिर भी उसे गर्व था कि वो एक ऐसी पार्टी का हिस्सा है जिसे सब हीरो कहते हैं। लेकिन एक दिन पार्टी के मेंबर्स ने उसे साफ कह दिया कि अब वो पार्टी से बाहर है। कर्ट हैरान रह गया और पूछा कि उसने क्या गलती की। पार्टी लीडर ने कहा, तूने कुछ नहीं किया और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इस दुनिया में नियम ये है कि एक पार्टी में सिर्फ 4 लोग हो सकते हैं और अब उन्हें एक हाई रैंक मैच को जोड़ना है, इसलिए कर्ट को निकालना जरूरी था। कर्ट ने बहुत मेहनत की कि उसे रहने दिया जाए, लेकिन लीडर ने उसे पेट में लात मारकर बेहोश कर दिया। तभी कर्ट को एहसास हुआ कि वो उस घिसी पिटी कहानी का हिस्सा बन गया है जिसमें हीरो को पार्टी से बेइज्जती से निकाल दिया जाता है। पर कर्ट रोने धोने में वक्त नहीं गवाता। वो तुरंत अगले शहर की टेम्प एजेंसी जाता है जहाँ जॉब दिलवाई जाती है। वहाँ पहुँचते ही उसे एक बहुत ही जोश से भरी रिसेप्शनिस्ट मिलती है जो तुरंत उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। जब उसे पता चलता है कि कर्ट हाल ही में एसएस रैंक पार्टी से निकाला गया है तो वो हैरान रह जाती है। कर्ट थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे हिम्मत देती है और कहती है कि ये तो तुम्हारे रिज्यूमे में बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद वो कर्ट को स्किल टेस्ट के लिए ले जाती है, लेकिन सभी लड़ाई वाली स्किल में कर्ट को जी रैंक मिलती है, यानी सबसे कम। कर्ट और भी ज्यादा उदास हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि नॉन कॉम्बैट स्किल चेक करने वाला इंसान अगले हफ्ते आएगा। कर्ट धीरे से कहता है कि उसके पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है। रिसेप्शनिस्ट उसे एक और मौका देती है। वो कहती है कि कोने में पड़ा सैंडबैग उठाओ। जैसे ही कर्ट बैग उठाता है, बैग उसके माना को सोखने लगता है और बहुत भारी हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि कर्ट के अंदर बेसिक ताकत और फिटनेस है, तो वो कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है और कुछ पैसे कमा सकता है। कर्ट खुशी से ये जॉब ले लेता है। वो कंस्ट्रक्शन साइट में जाता है जहाँ एक गुस्सैल आदमी उसका रिज्यूमे और उसके पतले शरीर को देखकर हंसता है, लेकिन फिर भी नौकरी दे देता है क्योंकि मजदूरों की बहुत कमी है। वो कहता है, तुम्हें सीमेंट मिलाना है और शहर की दीवारें ठीक करनी है। अगर तुम 3 घंटे में आधा बैरल सीमेंट नहीं लगा पाए तो निकाल दिए जाओगे। कर्ट कुछ पूछने ही वाला होता है, लेकिन वो आदमी चला जाता है। कर्ट अपने गाँव की कॉमन सेंस से सीमेंट में मैजिक डाल देता है ताकि वो मजबूत हो जाए। 3 घंटे बाद जब वो आदमी वापस आता है तो देखता है कि कर्ट ने पूरी दीवार का 30 हिस्सा अकेले ही बना दिया और सारा सीमेंट भी खत्म कर दिया है। उसे यकीन नहीं होता कि एक नौसिखिया इतना काम कर गया। कर्ट सोचता है कि शायद बॉस नाराज है और माफी मांगता है, लेकिन वो आदमी बहुत खुश होकर कर्ट को कहता है कि जब तक चाहे यहाँ काम करो। फिर वो अपने जेब से पैसे निकालकर कर्ट को दे देता है और बाकी पैसे एजेंसी को भेजने का वादा करता है। कर्ट अकेले ही आधी शहर की दीवार बना देता है जिससे बाकी वर्कर्स घबरा जाते हैं। बॉस ये देखकर कहता है कि अब कर्ट को कल से काम पर नहीं आना चाहिए क्योंकि अगर वो फिर आया तो बाकी गरीब मजदूरों के लिए कोई काम ही नहीं बचेगा। कंस्ट्रक्शन साइट के बॉस कर्ट को बाकी बचे पैसे भी दे देता है और कहता है कि उसे रॉयल कैपिटल में जाकर अपने टैलेंट के लायक कोई अच्छा काम ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन कर्ट को लगता है कि बॉस बस उसे दूर भेजने का बहाना बना रहा है, जैसे कोई हार मान चुका इंसान सोचता है। वो फिर से टेम्प एजेंसी जाता है और रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि उसकी नौकरी छूट गई है। तभी वे सुनते हैं कि एक सांवली रंग की खूबसूरत लड़की जिसका नाम यूलिया है, वहाँ किसी दूसरी रिसेप्शनिस्ट से किसी काम को लेकर बहस कर रही है। कर्ट वाली रिसेप्शनिस्ट उस लड़की से बात करने जाती है। यूलिया बताती है कि उसे एक माइनर चाहिए जो उसके साथ पहाड़ में खजाना ढूंढ सके, लेकिन वो पैसे भी तभी देगी जब कुछ कीमती चीज मिलेगी। रिसेप्शनिस्ट उसे समझाती है कि उसका ऑफर अच्छा नहीं है, लेकिन कर्ट इतनी बुरी हालत में होता है कि वो खुद आगे बढ़कर यूलिया से काम मांग लेता है क्योंकि उसने अपने गांव में थोड़ा बहुत खनन का काम किया है। रिसेप्शनिस्ट उसे चेतावनी देती है कि उसे शायद पैसे ना मिले। यूलिया भी कहती है कि वो असल में किसी मजबूत बौने को ढूंढ रही थी, ना कि किसी दुबले पतले लड़के को, लेकिन उसके पास बौने को हायर करने के पैसे नहीं है, इसलिए वो कर्ट को ही अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है। जब कर्ट उसके साथ निकल जाता है तब रिसेप्शनिस्ट सोचने लगती है कि काश वो कर्ट को अपना पर्सनल बॉय टॉय बना पाती। तभी उसकी साथी रिसेप्शनिस्ट बताती है कि कंस्ट्रक्शन साइट के बॉस ने कर्ट के बाकी पैसों का चेक भेज दिया है। रिसेप्शनिस्ट हैरान रह जाती है जब देखती है कि उसे 200 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। वो चौंक कर सैंड बैग पर गिर जाती है। उसकी साथी उसे उठाते हुए बताती है कि ये साधारण बैग नहीं है, ये खास बैग है जो किसी इंसान की मैजिक कैपेसिटी को मापते हैं और इन्हें सिर्फ रॉयल लेवल के मैजिशियन ही एक्टिव कर सकते हैं। वो रिसेप्शनिस्ट अब समझती है कि कर्ट वाकई में कितना ताकतवर है क्योंकि उसने वो बैग उठाया था जो और किसी से हिला भी नहीं। उधर यूलिया कर्ट को पहाड़ में अपने बेस कैंप ले जाती है और बताती है कि आज रात दोनों को एक टेंट पर ही सोना होगा। कर्ट थोड़ा शर्मा जाता है क्योंकि उसके लिए एक खूबसूरत लड़की के पास सोना कंट्रोल से बाहर हो सकता है। यूलिया तो चौंक जाती है कि कोई पहली बार उसे क्यूट कह रहा
है। उसे थोड़ा चिढ़ाने के बाद वो कर्ट को खाना देती है, बस एक उबला हुआ आलू। लेकिन कर्ट को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि और किसी ने उसके लिए बहुत समय बाद खाना बनाया है। फिर दोनों एक ही टेंट में सोते हैं। कर्ट यूलिया को बिल्कुल निश्चिंत देखकर थोड़ा विचलित हो जाता है, लेकिन जेंटलमैन की तरह खुद को कंट्रोल करता है और बाहर जाकर सो जाता है। असल में यूलिया उसका परीक्षण कर रही थी, यह देखने के लिए कि वह एक अच्छा इंसान है या नहीं। और जब वो उसकी शालीनता और मासूमियत देखती है तो वो खुद उसके किरदार और चेहरे से आकर्षित हो जाती है। सुबह जब यूलिया उठती है तो देखती है कि कर्ट बाहर सोया हुआ है और उसने उसकी जैकेट भी रात में सिल दी है। वो उसकी प्रतिभा देखकर चौंक जाती है। फिर वो असल बात पर आती है, उन्हें हफ्ते भर में 10 गोल्ड कॉइन कमाने हैं। लेकिन यूलिया को खुद पता नहीं कि पहाड़ में कीमती चीजें कहाँ मिलेगी। लेकिन कर्ट के पास ज्ञान और अनुभव है। वो जल्दी एक ऐसी चट्टान ढूंढ निकालता है जिसमें कीमती क्रिस्टल होते हैं, जिनकी कीमत 3 गोल्ड कॉइन होती है। यूलिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कुछ घंटों में कर्ट कई क्रिस्टल जमा कर लेता है, लेकिन कहता है कि ये छोटे हैं, इसलिए इनसे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए वो इन्हें मैजिक क्रिस्टल में बदलने का फैसला करता है। यूलिया हैरान रह जाती है जब देखती है कि कर्ट ने मैजिक क्रिस्टल तैयार कर लिया है, क्योंकि ऐसे कारीगर आजकल बहुत दुर्लभ होते हैं। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि कर्ट ने क्रिस्टल बनाने का काम तब पूरा कर लिया जब तक यूलिया कुछ बोल पाती। असल में एक छोटा सा मैजिक क्रिस्टल बनाने के लिए करीब 1 घंटा लगता है और कर्ट ने वो चुटकियों में कर दिया। ये सुनकर कर्ट खुद भी थोड़ा सोचने पड़ जाता है कि वो जादूगर कितने महान होंगे जो पूरे घंटे तक बिना थके जादू कर सकते हैं। यूलिया को एहसास होता है कि कर्ट और वो एक ही लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कर्ट को अपना काम करने देती है। जब कर्ट क्रिस्टल तैयार कर लेता है तो यूलिया उन्हें बेचने के लिए शहर निकल जाती है, जबकि कर्ट वहीं रुककर और पहाड़ की खोजबीन करना चाहता है। यूलिया नाइट स्टेशन में पहुंचती है और वहां के नाइट्स को क्रिस्टल दिखाती है। जब वो क्रिस्टल की असली जगह और दस्तावेज पूछते हैं तो यूलिया उन्हें एक पेंडेंट दिखाती है। ये देखकर नाइट्स घबरा जाते हैं, क्योंकि वो पेंडेंट इस बात का संकेत है कि यूलिया शाही परिवार के लिए काम कर चुकी है। वे तुरंत उसे रॉयल कैपिटल के टेलीपोर्टेशन डिवाइस को इस्तेमाल करने की अनुमति दे देते हैं, बिना ये जाने कि यूलिया अब राजघराने के लिए काम नहीं करती। कैपिटल पहुंचकर यूलिया अपनी दोस्त मिमिको के पास जाती है, जो एक क्रिस्टल विशेषज्ञ है। शुरुआत में मिमिको कहती है कि ये क्रिस्टल ज्यादा चमकदार नहीं है, इसलिए ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो उसे गहराई से जांचती है, वो एक ही क्रिस्टल के लिए 10 गोल्ड कॉइन देने की बात कहती है। यूलिया को झटका लगता है ये सुनकर। मिमिको बताती है कि इन क्रिस्टल में 10 गुना ज्यादा माना है और ये ज्यादा चमक नहीं रहे, क्योंकि वे ऊर्जा को लीक नहीं कर रहे, यानी बहुत ही शुद्ध और शक्तिशाली क्रिस्टल है। जब यूलिया कहती है कि उसके पास ऐसे 49 और क्रिस्टल है, तो मिमिको बिना देर किए सारे खरीद लेती है। डील पूरी होने के बाद मिमिको यूलिया से पूछती है कि इन क्रिस्टल को बनाया किसने, लेकिन यूलिया कर्ट का नाम बताने से मना कर देती है, क्योंकि उसने अनुमति नहीं दी थी। यहाँ तक कि जब मिमिको, जो खुद राज दरबार की मुख्य जादूगर है, अपना ओहदा दिखाकर आदेश देती है, तब भी यूलिया पीछे नहीं हटती। आखिरकार मिमिको कहती है कि जो भी ये क्रिस्टल बना रहा है उसे किसी और देश न जाने देना, और साथ ही कहती है कि अगर वह शाही परिवार के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाए तो उसे नोबेल टाइटल और कोर्ट मेज की पोजीशन मिल सकती है। यूलिया इस पर हाँ कहती है, लेकिन जैसे ही दुकान से बाहर निकलती है घबरा जाती है कि कहीं कर्ट को कुछ पता न चल जाए। अगली सुबह वो वापस उसी शहर में जाती है और सीधा जॉब एजेंसी पहुंचती है, ताकि कर्ट के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। रिसेप्शनिस्ट उसकी पहचान छुपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यूलिया रॉयल पास दिखाकर कर्ट की फाइल पढ़ लेती है। जो कुछ कर्ट ने अब तक किया है उसे देखकर यूलिया दंग रह जाती है। वो रिसेप्शनिस्ट को सख्त आदेश देती है कि अब से कर्ट की जानकारी किसी को न दी जाए। फिर यूलिया कर्ट के नाम पर सारे क्रिस्टल के पैसे जमा कर देती है और पहाड़ की ओर निकल पड़ती है, यह देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि कर्ट ने सिर्फ एक ही दिन में वहाँ पूरा घर बना डाला है। और उससे भी बड़ी बात ये कि कर्ट को लगता है कि ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि उनके गाँव में तो ऐसा करना सामान्य सी बात है। जैसे ही वे दोनों झोपड़ी के अंदर जाते हैं, यूलिया कर्ट को बताती है कि उसे रॉयल मैजिक टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब का डायरेक्टर बनने का ऑफर मिला है, और साथ में नोबेल का टाइटल भी, क्योंकि उसने जो मैजिक क्रिस्टल बनाए थे वो बहुत खास है। कर्ट को इस पर यकीन नहीं होता। जब यूलिया उससे उसकी राय पूछती है तो वो ये ऑफर ठुकरा देता है, कहता है कि वो खुद को लोगों को ऑर्डर देने लायक नहीं समझता और उसे अभी फ्रीलांस काम करना ज्यादा अच्छा लग रहा है। यह सुनकर यूलिया थोड़ी शर्मा जाती है। वह बताती है कि उसने कर्ट के बनाए हुए क्रिस्टल बेचकर बहुत पैसा कमाया, लेकिन क्योंकि उसमें उसका कोई योगदान नहीं था तो उसने सिर्फ एक सोने का सिक्का अपने लिए रखा और बाकी पैसे कर्ट के अकाउंट में जमा कर दिए। इसलिए वो कर्ट से कहती है कि वो फिर से उसके लिए काम करे, ताकि वो उसके क्रिस्टल बेचकर अपना कमीशन
कमीशन कमा सके। कर्ट खुशी से कहता है कि उसे एक और अच्छी जगह मिली है जहाँ से खनिज निकाले जा सकते हैं और वह तुरंत अपने औजार तैयार करने लगता है। लेकिन यूलिया उसे रुकने को कहती है। सोचती है कि वो थका हुआ होगा, पर जवाब देता है कि उसने पूरे 6 घंटे की नींद ली है। ये सुनकर यूलिया हैरान रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि एक इंसान झोपड़ी बनाकर भी इतने आराम से कैसे सो सकता है। लेकिन कर्ट को लगता है कि यूलिया शायद नाराज है कि वो ज्यादा सो लिया, क्योंकि जब वह एस रैंक एडवेंचर पार्टी में काम करता था तब उसे सिर्फ 4 घंटे की नींद मिलती थी। इसके बाद कर्ट उसे उस जगह ले जाता है जिसका उसने जिक्र किया था और हिदायत देता है कि वो 50 मीटर से ज्यादा गहराई तक ना खोदे। कर्ट यूलिया को वहीं छोड़कर उसी जगह खुदाई करने चला जाता है जहाँ पहले क्रिस्टल मिले थे। कुछ घंटों बाद यूलिया फुटबॉल के आकार का टोपाज निकालने में सफल हो जाती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि पहली बार उसने खुद के दम पर कुछ कमाया है। फिर वह कर्ट को देखने जाती है। इस बार वह सोचती है कि शायद उसने एक गुफा बना ली होगी, लेकिन कर्ट ने फिर से उम्मीद से कहीं ज्यादा कर दिखाया होता है। उसे पता चलता है कि कर्ट ने पूरा एक माइन बना डाला है, यहाँ तक कि उसने दीवारों पर चमकने वाली काई भी लगा दी है ताकि अलग से रोशनी की जरूरत न पड़े। यूलिया हैरान और घबराई हुई है। तभी कर्ट एक पत्थरों से भरा क्रेट लेकर वहाँ आता है। यूलिया उससे उत्सुकता से पूछती है कि खुदाई का क्या नतीजा निकला। उम्मीद करती है कि इस बार कोई बड़ा सरप्राइज ना हो। कर्ट कहता है कि उसे ज्यादातर बेकार पत्थर मिले और बहुत थोड़ा सा ही वो मिनरल मिला जिसकी उसे तलाश थी। यूलिया को यह सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी कर्ट बताता है कि ये जो बेकार पत्थर मिले उन्हें माइथिल कहा जाता है। यह सुनते ही यूलिया का दिमाग शून्य पड़ जाता है। कर्ट बताता है कि उसके गांव में लोग इतनी मात्रा में माइथिल निकालते हैं कि उसे फेंक देते हैं, लेकिन यूलिया के लिए माइथिल हीरे और प्लेटिनम से भी महंगा होता है और वह यह सुनकर पूरी तरह हक्की बक्की रह जाती है। जैसे यूलिया जमीन पर घुटनों के बल बैठती है वो थककर हार मानने लगती है, लेकिन फिर वो कर्ट से पूछती है कि वो दूसरा खनिज कौन सा था जिसे वो ढूंढ रहा था। कर्ट उसे एक टुकड़ा दिखाता है और बताता है कि उसका नाम ओरिचालम है। यूलिया चौंक जाती है क्योंकि यह वही खनिज है जिसे देवताओं की धातु कहा जाता है। वो पूछती है कि इतना दुर्लभ खनिज उसे इस पहाड़ में कैसे मिल गया। कर्ट बताता है कि ओरिचालम दुनिया में कहीं भी मिल सकता है, बस 7 किलोमीटर गहराई तक खुदाई करनी होती है। यूलिया अब और चौंकने की ताकत नहीं रखती। वो बस यह पुष्टि करती है कि कर्ट सच में जमीन के 7 किलोमीटर अंदर तक खुदाई करके वापस ऊपर आ गया और वो ये सब उस समय कर गया जब यूलिया ने सिर्फ एक खनिज निकाला। तभी सूरज की किरणें सुरंग की दूसरी तरफ से अंदर आने लगती है और यूलिया समझ जाती है कि कर्ट ने पहाड़ के आर पार एक सुरंग बना दी है, लेकिन अब उसे यह सब कर्ट के लिए सामान्य लगने लगा है। फायदे की सोचते हुए यूलिया तय करती है कि इस नई सुरंग को गांव और शहर के बीच एक नया रास्ता बना दिया जाए जिससे यात्रा का समय कम हो जाए। वह यह रास्ता लाइसेंस वाले व्यापारियों के लिए खोल देगी और बदले में उनसे रखरखाव शुल्क लेगी जिससे उसका टैक्स और खर्चा निकल सके। कुछ दिन बाद कर्ट शहर जाता है और वहाँ उसे पुरानी पार्टी का सदस्य बंडाना मिलती है। कर्ट बहुत खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या बाकी सदस्य भी आए हैं, लेकिन बंडाना बताती है कि वह पार्टी छोड़ चुकी है। वो बताती है कि कर्ट के निकाले जाने के बाद पार्टी मिशन में बुरी तरह से फेल होने लगी। एक बार पार्टी लीडर को किसी मशहूर होटल का खाना पसंद नहीं आया तो उसने होटल में तोड़फोड़ कर दी और बिना पैसे दिए भाग गया। गार्ड्स उसे ढूंढने लगे। फिर उसने बंडाना को आदेश दिया कि कर्ट को किसी भी हाल में ढूंढकर वापस लाए ताकि वह फिर से उनके लिए खाना बना सके। बंडाना ने उस बहाने उसका टेलीपोर्टेशन स्टोन ले लिया, लेकिन उसका असली मकसद था पार्टी लीडर को गिरफ्तार होने देना, क्योंकि अब पार्टी का हीलर भी चर्च ने बुला लिया था तो उसके लौटने का कोई मतलब नहीं। लेकिन बंडाना ये सब बातें कर्ट को नहीं बताती और बस कहती है कि उसे भी निकाल दिया गया। कर्ट को यह सुनकर दुख होता है क्योंकि इसका मतलब है कि जैसे वह है वह कभी उस पार्टी में लौट नहीं सकता। वो कहता है कि वो पार्टी लीडर को बहुत मानता है, लेकिन बंडाना हंस देती है क्योंकि वह कुछ ऐसा जानती है जो बाकी पार्टी को नहीं पता। वो बात बदल देती है और कहती है कि अब वह भी कर्ट की तरह फ्रीलांसर है और दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वो बताती है कि उसका एक दोस्त जो देश के 15 मास्टर कारीगरों में से एक एटर माइस्टर है, उसे मदद की जरूरत है। बंडाना कर्ट से विनती करती है कि उसकी खातिर मदद करे और कर्ट उसकी बात टाल नहीं पाता। वो उसे दिए गए नक्शे के अनुसार मास्टर कारीगर की वर्कशॉप पर पहुंचता है। वहाँ एक प्यारी सी एल्फ लड़की दरवाजा खोलती है। कर्ट चौंकता है, सोचता है कि यही मास्टर कारीगर है, लेकिन वो खुद को मिशेल बताती है, मास्टर कारीगर की सहायक। वो मुस्कुराते हुए कर्ट को अंदर ले जाती है और कर्ट कहता है कि वो बंडाना की सिफारिश पर मदद के लिए आया है। जैसे ही कर्ट उस घर में दाखिल होता है उसे पछतावा होने लगता है क्योंकि वहाँ इतनी बदबू है जैसे किसी अकेले रहने वाले कुंवारे लड़के के कमरे में होती है। उसे पता चलता है कि पूरा घर गंदगी से भरा हुआ है। मिशेल उसे बताती है कि उसे उसकी मदद चाहिए घर की सफाई में। कर्ट समझ जाता है कि उसे यहाँ बुलाया ही इसलिए गया है, घर की सफाई करने के लिए, न कि मास्टर कारीगर की मदद के लिए। तभी मास्टर मिशेल को वर्कशॉप में बुलाता है और वह कर्ट को सफाई पर छोड़ देती है। कर्ट तुरंत अपनी सफाई का सामान निकालता है और सिर्फ 30 मिनट में रसोई घर को चमका देता है। इसके बाद वो उस दिशा में जाता है जहाँ मिशेल गई थी और एक दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से एक आवाज आती है, अंदर आ जाओ। जब कर्ट दरवाजा
दरवाजा खोलता है वो देखता है कि एक लड़की कपड़े बदल रही है। वो घबरा जाता है, लेकिन लड़की को इस बात की खबर तक नहीं होती और वो पूरी तरह शांत रहती है। जैसे ही कर्ट अपनी घबराहट में परिचय देता है, उसकी नजर लड़की के पेट पर बने एक श्राप के निशान पर जाती है। वो उत्सुक होकर लड़की से पूछता है कि क्या वो उस निशान की जांच कर सकता है। उसे लगता है कि लड़की की हालत बहुत खराब है, लेकिन अच्छा ये है कि उसकी भूख अभी भी सही है, यानी उसकी जान को तुरंत खतरा नहीं। कर्ट सोचता है कि उसके लिए कुछ हल्का खाना बना देना चाहिए और वह फिर से किचन में चला जाता है। उधर यूलिया, मीथिल और अरोरा वो कीमती खनिज जो कर्ट ने निकाले थे उसे अपने दोस्त मिमिको के पास ले जाती है। मिमिको बताती है कि इन दोनों खनिज की कीमत 50,000 गोल्ड कॉइन से ज्यादा है। दोनों चौंक जाती है कि इतनी बड़ी रकम का माल किसी बच्चे ने निकाल लिया। मिमिको सोचने लगती है इतना ताकतवर लड़का अब तक दुनिया की नजरों में कैसे छुपा रह गया। ओलिया को भी इसका कोई जवाब नहीं पता, लेकिन वह बताती है कि वो कर्ट को एटलियर माइस्ट बनाना चाहती है और खुद उसकी बॉडीगार्ड बनकर उसकी रक्षा करना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कर्ट खुद को बहुत कम आंकता है। वही दूसरी तरफ कर्ट उस श्राप वाली लड़की के लिए खिचड़ी बना चुका होता है। तभी मिशेल लौटती है अपने मास्टर एफेलिया के साथ। दोनों यह देखकर चौंक जाती है कि रसोई पूरी तरह से साफ है। कर्ट एफेलिया से बिना पूछे किचन का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वो उस लड़की के लिए खाना बना रहा था। एफेलिया उसे किसी से इस लड़की के बारे में कुछ भी न बताने की कसम दिलाती है और फिर उस दिन के लिए उसका मेहनताना देखकर उसे भेज देती है। वो ज्यादा चिंता नहीं करती कि एक बाहरी लड़का उस लड़की से मिल गया। इसके बाद एफेलिया लीजा के कमरे में लौटती है जो उसकी एकलौती शिष्या है। वो लीजा को कपड़े पहनाने में मदद करती है और फिर कहती है कि वो खिचड़ी में जहर तो नहीं, वो इसकी जांच करेगी। लेकिन लीजा कहती है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसे कर्ट पर पूरा भरोसा है। एफेलिया उसकी बात मान लेती है और लीजा खिचड़ी खा लेती है। उसे खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन अचानक वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर जाती है। एफेलिया घबरा जाती है, सोचती है कि कर्ट ने जरूर जहर मिलाया होगा। जैसे ही वह एंटीडोट लेने भागती है, लीजा अचानक खड़ी हो जाती है और कहती है कि वह अब ठीक है, उसका श्राप खत्म हो गया है। एफेलिया अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती क्योंकि वह खुद उस श्राप को खत्म नहीं कर पाई थी और लीजा इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई, उसके लिए यह एक रहस्य है। वो तुरंत राजधानी के लिए निकलती है और लीजा को भी साथ ले जाती है। वे दोनों मिमिको की दुकान पर पहुंचती है। मिमिको एफेलिया से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है। तभी लीजा अपना चेहरा दिखाती है और मिमिको और यूलिया दोनों के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है क्योंकि लीजा असल में उस राज्य की तीसरी राजकुमारी है। यूलिया बताती है कि लाइजा की माँ पड़ोसी देश से थी और लाइजा ही दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने का एकमात्र कारण है। किसी ने उन पर जादुई श्राप डाल दिया था ताकि दोनों देशों के बीच युद्ध भड़काया जा सके, लेकिन आज वो श्राप अचानक से टूट गया। ओलिया मिमिको से मदद मांगती है कि उस इंसान को ढूंढने में मदद करे जिसने उस पर श्राप डाला था, लेकिन मिमिको की जिज्ञासा कुछ और है। वो जानना चाहती है कि आखिर वो श्राप कैसे टूटा। लाइजा खुश होकर बताती है कि यह सब एक कर्ट नाम के लड़के ने किया। यह सुनते ही मिमिको और यूलिया हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि इस मामले में भी कर्ट शामिल है। एलिया फिर समझाती है कि लिस उस श्राप से तब मुक्त हुई जब उसने कर्ट द्वारा बनाई गई खिचड़ी खाई। यूलिया सोचती है कि उन 6 घंटों में जब वह कर्ट से दूर थी उसने और कौन कौन से असंभव काम कर डाले होंगे। तभी मिमिको बोल पड़ती है कि जिसने लिस पर श्राप डाला है उसका किसी श्राप प्रयोगी से संबंध होना चाहिए और उसके पास इतनी ताकत भी है कि वो महल के एंटी क्रश बैरियर में दखल दे सके। उसके मुताबिक 3 लोग शक के दायरे पे आते हैं। रॉयल एक्सपेडिशनरी फोर्स का पहला जनरल सेनवा, पोलैंड चर्च का पोप ट्रिस्टन और साम्राज्य की तीसरी रानी इसिडोरा। ओलिया और लिस मानती है कि ट्रिस्टन और इसिडोरा बैरियर को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि सेनवा ऐसा कर सकता है। इस पर यूलिसिया कहती है कि सेनवा का चोरों के गिरोह से संबंध है और वे लोग इस काम में माहिर है। लेकिन असली दोषी का पता न होने पर ओलिया एक योजना बनाती है। वो कहती है कि वे एक जाल बिछाएंगे ताकि उस व्यक्ति को पकड़ा जा सके जो राजकुमारी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ओलिया बताती है कि उनके राज्य के कानून के अनुसार लिस 15 साल की उम्र पूरा करने के बाद वयस्क हो चुकी है और अब उसे 1 साल का प्रशिक्षण लेना होगा। वे लोग एक नकली कार्यशाला बनाएंगे और उसके लिए एक नकली एटर माइस्टर भी खड़ा करेंगे। जब लिस उस नकली गुरु के पास प्रशिक्षण लेना शुरू करेगी तो उसके दुश्मन उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि गुरु नकली होगा उन्हें कुछ भी असली नहीं मिलेगा। मिमिको समझ जाती है कि अगर दुश्मन ज्यादा कोशिश करेंगे तो वे खुद ही सामने आ जाएंगे, लेकिन ओलिया को समझ नहीं आता कि इतना योग्य नकली एटर माइस्टर कहां से मिलेगा। यूलिया तुरंत उसकी समस्या का हल दिखाती है और कर्ट द्वारा बनाई गई जादुई क्रिस्टल उसे दिखाती है। एफेलिया यह देखकर दंग रह जाती है
कि कर्ट के पास एक नहीं बल्कि कई एसएस रैंक की स्किल्स हैं। लिज काफी प्रभावित होती है। दूसरी ओर कर्ट अगले दिन ओलिया की कार्यशाला पर जाता है, लेकिन उसे बंद पाता है। बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात मिशेल से होती है। वो बताती है कि जब वह कल यहाँ आया था उसके बाद ओलिया घर से निकल गई थी, इसीलिए अब उसके लिए कोई काम नहीं है। यह सुनकर कर्ट उदास हो जाता है, लेकिन तभी उसका पेट जोरों से गुड़गुड़ाने लगता है। वह तुरंत एक सराय में खाने पहुंच जाता है। वहाँ वो कुछ एडवेंचरर्स को सुनता है जो कह रहे होते हैं कि उन्हें अपना मिशन रद्द करना पड़ेगा क्योंकि उनका सामान ढोने वाला भाग गया है। कर्ट सोचता है कि यह उसके लिए काम पाने का अच्छा मौका है और वह उनसे बात करने पहुंच जाता है। लड़की उसे देखकर कहती है कि ऐसा दुबला पतला लड़का तो अपनी बोझ भी नहीं उठा सकता, लेकिन वहाँ मौजूद एक नाइट उसे टोकता है और कर्ट से कहता है कि वह इतना मजबूत नहीं लगता कि उनकी मदद कर पाए, क्योंकि वे लोग 200 किलो से भी ज्यादा वजन वाले गोलम्स का शिकार करने जा रहे हैं। कर्ट खुशी खुशी उन एडवेंचरर से कहता है कि 200 किलो उठाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अपनी ताकत साबित करने के लिए वो पहले समुराई को उठाता है और फिर उस नाइट को भी जो कवच पहने होता है। यह देखकर सराय में मौजूद सब लोग दंग रह जाते हैं। अपनी ताकत दिखाने के बाद कर्ट को उनके दल का सामान ढोने वाला बना दिया जाता है। परिचय होने के बाद कर्ट समझता है कि ये लोग अच्छे हैं और ठान लेता है कि इन्हें कभी निराश नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वे डंजन के अंदर जाने वाले होते हैं, कर्ट एक स्लाइम पर पैर रखकर फंस जाता है। रेंजर सीना उसे कहती है कि स्लाइम का कोर छुरा घोंप कर खत्म कर दो, मगर कर्ट गलती से खुद को ही चुबो लेता है। यह देखकर सीना नाराज हो जाती है और खुद स्लाइम को मार देती है। कर्ट माफी मांगता है कि उसने सबको धीमा कर दिया, मगर बाकी लोग उसे ढांढस बनाते हैं और कहते हैं कि उसे सिर्फ सामान उठाना है, लड़ाई उनकी जिम्मेदारी है। यह कर्ट के लिए नया अनुभव होता है क्योंकि उसके पहले वाले साथी उसकी छोटी छोटी गलती पर गुस्सा हो जाते थे। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, मगर वह खुद को संभाल कर मिशन जारी रखता है। गुफा में पहुंचने के बाद सीना चमकने वाली काय फैलाती है ताकि रोशनी हो सके। वहीं कर्ट को ताजा गॉब्लिन की भीड़ दिखाई देती है। दल कहता है कि कुछ गॉब्लिन से निपट सकते हैं, मगर अगर झुंड आ गया तो भागना पड़ेगा। तभी अचानक एक गॉब्लिन आ जाता है और वे तुरंत उसे मार गिराते हैं, लेकिन मारने से पहले ही वो अपने साथियों को बुला लेता है। दोनों दिशाओं से गॉब्लिन की आवाज आने लगती है और सब समझ जाते हैं कि अब बच निकलना मुश्किल है। कर्ट कहता है कि उसने एक गुप्त रास्ता ढूंढ लिया है, मगर साहसी दल फैसला करता है कि वे कर्ट और सीना को भागने देंगे और खुद गॉब्लिन्स को रोकेंगे। जैसे गुप्त दरवाजा खुलता है, सीना कर्ट को बाहर धकेल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। कर्ट हैरान होता है, मगर अंदर से समुराई और योद्धा बताते हैं कि दोनों तरफ से गॉब्लिन्स आने की वजह से वे नहीं बच सकते, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने का निश्चय किया है। कर्ट हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि वो भी लड़ाई में मदद करेगा, मगर सीना उसे डांटते हुए कहती है कि तुम तो एक स्लाइम भी नहीं मार पाए, तुम सिर्फ सबको रोकोगे। यह सुनकर कर्ट टूट जाता है। उसे लगता है कि उसके साथी उसके लिए अपनी जान दे रहे हैं और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा, मगर सीना उसे समझाती है कि वे जरूर बच जाएंगे और जल्दी रास्ता खोजना होगा। तभी वह चमकदार काई फैलाती है और उसे गुफा में लोहे का ड्रैगन गोलम दिख जाता है। यह देखकर वो डर से जम जाती है। इसी बीच दूसरी ओर यूलिया लीस को लेकर उस सराय में पहुंच जाती है जहां कर्ट ठहरा हुआ है, मगर वे उसका कमरा खाली पाती है। तभी बेंडाना बाहर आकर बताती है कि कर्ट एक एडवेंचर ग्रुप के साथ उत्तरी गुफा की ओर गया है। यूलिया बाहर दौड़कर देखती है, लेकिन तब तक बेंडाना कहीं गायब हो चुकी होती है। उसे शक होता है कि यह एक जाल भी हो सकता है, लेकिन कर्ट की चिंता ज्यादा होने के कारण वो उसे ढूंढने गुफा की ओर निकल जाती है। लीस कहती है कि वह भी साथ चलेगी क्योंकि उसे इतना जादू आता है कि वो खुद की रक्षा कर सके। यूलिया के पास कोई और विकल्प नहीं रहता और उसे राजकुमारी को साथ लेकर जाना पड़ता है। वे जल्दी ही गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां लीस कर्ट के पैरों के निशान पहचान लेती है, लेकिन जैसे ही कठोर जमीन शुरू होती है निशान गायब हो जाते हैं। तब लीस एक जादू का इस्तेमाल करके अपने इंद्रियों को तेज कर लेती है। यूलिया को लगता है कि वह अपने सुनने की शक्ति बढ़ाएगी, लेकिन लीस अपनी सूंघने की शक्ति बढ़ा लेती है और दीवारों को सूंघते हुए कर्ट की दिशा ढूंढ लेती है। यह देखकर यूलिया हैरान और थोड़ी जलन महसूस करती है। अचानक उसे दूर से लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाती है कि कोई गोब्लिन से लड़ रहा है और मदद करने का फैसला करती है। लीस अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जादू करती है और यूलिया आगे बढ़कर दो एडवेंचरर्स को गोब्लिन से बचा लेती है। दूसरी ओर सीना मानसिक रूप से टूटने लगती है क्योंकि उसके सामने आयरन ड्रैगन गोलेम खड़े होते हैं। उसे पता होता है कि अगर वे आगे बढ़ेंगे तो गोलेम उन पर हमला कर देंगे और इसका मतलब है कि उसके साथी व्यर्थ ही अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं। वो निराश हो जाती है, लेकिन कर्ट उसे हिम्मत देता है और कहता है कि वे यहाँ से निकल जाएंगे। सीना उसे पागल समझती है। अभी कर्ट शांति से ड्रैगन गोलेम की ओर बढ़ता है। जैसे ही गोलेम सक्रिय होकर उस पर हमला करते हैं, कर्ट उनकी चोट से बचते हुए तुरंत उनके ऊपर चढ़ जाता है। एक ही बार में वो गोलेम की पूंछ तोड़ देता है।
ड्रैगन गोलेम हताश होकर उस पर पलटवार करता है, लेकिन कर्ट बच निकलता है और अगली चोट में उसका सिर भी तोड़ देता है। कर्ट एक एक करके सभी गोलेम्स को इतनी आसानी से हरा देता है कि सीना आश्चर्य और भय से उसे बस देखती रह जाती है। वह हैरान होकर पूछती है कि उसने यह कैसे किया, तो कर्ट बस इतना कहता है कि वह अपने गांव में आयरन गोलेम्स की खुदाई करता था। उसी समय यूलिसिया दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और कर्ट को ढूंढ लेती है। तब सीना तुरंत बताती है कि कर्ट ने अकेले ही अपने खंजर से आयरन गोलम को हरा दिया। यूलिया को यह मानना मुश्किल लगता है, लेकिन वह पहले जरूरी बात करती है। वह कर्ट को बताती है कि जल्दी एक नया एटर वर्कशॉप बनने जा रहा है और वह वहाँ बॉडीगार्ड के रूप में काम करेगी। वह चाहती है कि कर्ट भी वहाँ पर काम करे क्योंकि एलिया ने उसके काम की बहुत तारीफ की है। यह सुनकर कर्ट खुश होता है, लेकिन झिझकता है क्योंकि वह अभी एडवेंचरर पार्टी के साथ रहना चाहता है। मगर एडवेंचरर साथी उसे कहते हैं कि यह सुनहरा मौका उसे नहीं छोड़ना चाहिए। यूलिया आगे कहती है कि वर्कशॉप नहीं है, इसलिए उन्हें बहुत सारे कारीगर चाहिए और वह एडवेंचरर पार्टी को भी वहाँ भर्ती कर लेती है। सब लोग इस व्यवस्था से खुश हो जाते हैं। फिर यूलिया कर्ट से कहती है कि वर्कशॉप ज्वाइन करने से पहले उसे अपनी नॉन कॉम्बैट स्किल का मूल्यांकन करवाना चाहिए। कर्ट मान जाता है और एक टेम्प एजेंसी पहुंचता है जहां राजधानी से मिमी को उसका मूल्यांकन करने आई होती है। जांच के बाद कर्ट अपने एडवेंचरर दोस्तों के साथ जश्न मनाने निकल जाता है, लेकिन यूलिया मिमिको से बात करती है। मिमिको बताती है कि उसने कर्ट को कहा कि उसकी कुकिंग, सफाई और माइनिंग में बी रैंक स्किल्स है और बाकी सभी चीजों में उसकी सी रैंक की स्किल है, लेकिन यह सब झूठ था। दरअसल कर्ट की हर चीज में ट्रिपल एस रैंक की क्षमता थी। मिमिको कहती है कि अच्छा हुआ उसने मूल्यांकन किया, वरना अगर यह बात बाहर चली जाती तो बहुत खतरनाक हो जाता। तभी अचानक उन्हें सिसकने की आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो रिसेप्शनिस्ट अपने कान ढकने की कोशिश कर रही होती है ताकि सबको यकीन दिला सके कि उसने कुछ नहीं सुना। थोड़ी देर बाद कर्ट और उसका दल तेज रफ्तार गाड़ी में एक दूसरे शहर की ओर निकलता है। रास्ते में कर्ट खिड़की से नाक चिपकाकर सबको अपना गंवारपन दिखाता है। लिज बताती है कि वे जिस शहर जा रहे हैं वहाँ पहले राक्षसों की सीमा के पास एक सैन्य अड्डा था। यह देश के बाकी हिस्सों से काफी दूर है और सीधे टेलीपोर्ट भी नहीं किया जा सकता, लेकिन यह शहर अभी पूरे गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एडवेंचर पार्टी को यकीन नहीं होता कि उन्हें इतना बड़ा मौका मिल रहा है कि वे वहाँ पर एटर माइस्टर के अधीन काम करेंगे, मगर यूलिसिया कहती है कि वे इस नौकरी के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। योद्धा केन्स और समुराई डांजो यह सुनकर खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि वे किस ईटर माइस्टर की सेवा करने जा रहे हैं। इस सवाल पर यूलिया चुप हो जाती है और बहाना बनाती है कि माइस्टर अचानक काम में व्यस्त हो गए हैं। इसी बीच सीना को अब भी यकीन नहीं होता कि वे इतने योग्य हैं। उसे लगता है कि यूलिसिया ने बस उनका मुंह बंद करने के लिए यह काम का ऑफर दिया है। वो ठान लेती है कि अगर कभी खतरा आया तो वह अपने भाई और डांजो की जरूर रक्षा करेगी। कुछ देर बाद वे शहर पहुंचते हैं जहां उनका वर्कशॉप बनने वाला है। कर्ट यह देखकर दुखी होता है क्योंकि यही वह शहर था जहां उसने फ्रीलांसर के तौर पर काम शुरू किया था और महज 3 दिन बाद कंस्ट्रक्शन साइट से निकाल दिया गया था। शहर में घुसते ही उसे दिखता है कि टूटी हुई दीवार अब तक ठीक नहीं हुई है। यूलिया उसे समझाती है कि शायद वे किसी अलग तकनीक से दीवार ठीक कर रहे होंगे और कर्ट उसकी बात मान लेता है। थोड़ी ही देर बाद वे वर्कशॉप के स्थान पर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ तो बस खाली जमीन होती है। यूलिया कहती है कि जब तक वर्कशॉप नहीं बनती तब तक वे सब सराय में रहेंगे। फिर वह कर्ट से पूछती है कि क्या वह यह वर्कशॉप अकेले बना सकता है। कर्ट घबरा कर कहता है कि 1 दिन में तो नहीं, लेकिन 3 दिन में बना सकता है। यह सुनकर एडवेंचरर्स दंग रह जाते हैं। यूलिया कर्ट से कहती है कि वह आराम से अपना समय ले और अगर किसी सामग्री की जरूरत हो तो बता दे। कर्ट तुरंत एक लिस्ट बना देता है जिसमें एमेथिस्ट, नीलम और ग्रिफिन के पंख जैसे अजीब चीजें लिखी होती है। सीना इस अजीब लिस्ट पर शक करती है और यूलिया उसकी प्रतिक्रिया को नोटिस कर लेती है। वो तुरंत सबको कहती है कि चलो सराय पर चलते हैं ताकि कर्ट शांति से काम कर सके। साथ ही वो कर्ट से कहती है कि खाने और आराम के लिए सराय जरूर आता रहे। कर्ट मान जाता है। बाकी सब लोग सराय चले जाते हैं और यूलिसिया एडवेंचर को बुलाकर उन्हें जरूरी बातें समझाती है। वो बताती है कि वह पहले राज परिवार के लिए एडवेंचर के तौर पर काम करती थी। फिर लीज अपना परिचय देती है कि वह देश की राजकुमारी है। यह सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वे पूछते हैं कि क्या कर्ट भी कोई रईस है। यूलिया बताती है कि वे लोग खुद भी कर्ट की असली पहचान नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसकी सारी कॉम्बैट स्किल जी रैंक की है और बाकी सारी क्षमताएं एसएस रैंक की है। वो कहती है कि उसने कर्ट को इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि वो इस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन यह बात सीना को गुस्सा दिला देती है। वो यूलिया पर भड़क जाती है और कहती है कि वो कर्ट से सच छुपाकर उसका फायदा उठा रही है। फिर वो अपने भाई की तरफ मदद के लिए देखती है, लेकिन केन जानता है कि यह मामला उनकी समझ और ताकत से परे है, इसलिए वह लड़कियों से कहता है कि वे झूठ बोलना जारी रखे। इसके बाद लिज बताती है कि उसे किसी ने श्राप दिया था और कर्ट ने खिचड़ी बनाकर श्राप को तोड़ दिया। इसी वजह से उन्होंने इस दूर दराज के कस्बे में वर्कशॉप खोलने का फैसला किया है ताकि वे अपनी पहचान दुनिया से छुपा सके और जिसने उसे श्राप दिया था वो खुद उनके पास आकर फंसे। लिज आगे कहती है कि कर्ट को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है
और ना ही उसे यह मालूम है कि वो राजकुमारी है, लेकिन फिर भी उसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की। यूलिया कहती है कि कर्ट इस दुनिया के लिए बहुत ही मासूम है और वो उसे बचाना चाहती है। लिज फिर एडवेंचरर्स से मदद मांगती है। डेंजो और केंज तुरंत इस पर राजी हो जाते हैं क्योंकि कर्ट उनका दोस्त है, लेकिन सीना अभी भी उन पर भरोसा नहीं करती। वो पूछती है कि उन्होंने सिर्फ 3 दिन पहले मिले एक इंसान के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डालनी चाहिए। इस पर यूलिया जवाब देती है कि वो उसकी भावनाओं को अच्छे से समझती है क्योंकि उसने खुद कर्ट से सिर्फ 6 दिन पहले ही मुलाकात की थी। यह सुनकर सीना चौंक जाती है और सराय से बाहर निकल जाती है, सोचते हुए कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो तय करती है कि सबसे पहले कर्ट से मिले और उसे सच्चाई बता दे, लेकिन जैसे ही वो वर्कशॉप पहुंचती है उसे पता चलता है कि कर्ट ने तो बेसमेंट का काम पूरा कर लिया है। यह देखकर सीना हैरान रह जाती है। कर्ट कहता है कि वो तो बहुत धीरे काम कर रहा है क्योंकि उसके गांव में तो लोग एक ही दिन में दर्जनों घर बना लेते हैं। यह सुनकर सीना और भी ज्यादा चौंक जाती है और कर्ट से पूछती है कि क्या उसे जबरदस्ती काम करने से नफरत नहीं है। कर्ट कहता है कि उसे ये सब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसकी पुरानी पार्टी उसे हमेशा बेकार कहती थी, लेकिन अब उसे सबके लिए उपयोगी होने का मौका मिल रहा है। सीना को अचानक समझ में आ जाता है कि यूलिया ने क्यों कहा था कि कर्ट बहुत ही मासूम है। इसी पल सीना भी फैसला करती है कि वो इस नाटक में शामिल होगी और दुनिया से कर्ट को बचाएगी। दूसरी तरफ डेंजो उस शहर में लौटता है जहां वो पहले काम करता था और वहां बेंडाना से मिलता है जो अब एक जासूस के तौर पर काम कर रही है। वो बताती है कि पिछले मिशन में उनकी टीम छोड़कर भाग जाने वाला पोर्टर असल में एक अपराधी है। उसका काम ही यह है कि वो पार्टियों में शामिल होकर उन्हें नुकसान पहुंचाए। असल में उनके एक प्रतिद्वंदी पार्टी ने उसे पैसे दिए थे ताकि वो डेंजो की पार्टी को खतरनाक मिशन में फंसाए और वे सब मारे जाए। वो लगभग सफल भी हो गया था। डेंजो बेंडाना को जानकारी के बदले उसकी फीस देता है और फिर सीधे उस बार में चला जाता है जहां वो गद्दार अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। वो गद्दार डेंजो की पार्टी को कोसता है कि वे लोग गुफा मिशन से जिंदा बच निकले और तीसरी राजकुमारी से नौकरी का ऑफर भी पा गए, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि वो उन्हें कुचल देगा ताकि उसकी कीमत उसके भविष्य के क्लाइंट्स की नजर में और बढ़े। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि डेंजो उसके पीछे बैठा है, वो डरकर भागने लगता है। दौड़ते हुए वो एक तार में उलझकर गिर जाता है और डेंजो आसानी से उसे पकड़ लेता है। डेंजो कहता है कि जब उसने उसे हायर किया था तभी उसे ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए था। डर के मारे गद्दार पेशाब कर देता है और दया की भीख मांगता है। सौभाग्य से डेंजो उसे मारना नहीं चाहता था, वो सिर्फ यह चेतावनी देकर छोड़ देता है कि दोबारा कभी उसके दोस्तों के पास भी न आए। लेकिन यह सब देखकर बेंडाना निराश हो जाती है जो अंधेरे में छुपकर यह सब देख रही थी। वो चाहती थी कि डेंजो उस गद्दार को खत्म कर दे क्योंकि वो उसके मालिक की योजनाओं में भविष्य में दिक्कत डाल सकता है। लेकिन जैसे ही बेंडाना खुद उसे खत्म करने का सोचती है, वहाँ 2 जासूस आ जाते हैं और उस गद्दार को अपने साथ ले जाते हैं। बेंडाना पहचान लेती है कि वे लोग मिमिगो की इंटेलिजेंस यूनिट के सदस्य हैं जिनसे उसके गुरु ने कहा था कि दूर रहना। तभी उसे अपने गुरु से एक अलग मिशन मिलता है, कर्ट के गांव की जांच करने का। इसी बीच 3 दिन बीत जाते हैं जब से कर्ट ने वर्कशॉप में काम करना शुरू किया था। जब सब लोग देखने आते हैं तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। वर्कशॉप अब तक की सबसे शानदार इमारत बन चुकी थी और बगीचे में फलदार पेड़ लगे थे। किसी को समझ में नहीं आता कि कर्ट ने आखिर यह सब 3 दिनों में कैसे कर दिया। लेकिन असली हैरानी तो तब होती है जब वे अंदर जाते हैं। वर्कशॉप पूरी तरह से सजी हुई थी। कर्ट ने एक खास यंत्र भी बनाया था जो साल भर पानी, रोशनी और गर्मी दे सकता है। सब लोग उससे पूछते हैं कि उसने यह काम कैसे किया। कर्ट बताता है कि जिन रत्नों को उसने मंगवाया था उन्हें उसने मैजिक क्रिस्टल में बदल दिया। साथ ही उसने हर किसी के लिए निजी कमरे और एलियर मेस्ट्रो के लिए भव्य ऑफिस भी बनाया है। जब वो पूछता है कि एलियर मेस्ट्रो कब लौटेंगे तो यूलिया बहाना बनाती है कि वो किसी नए काम में व्यस्त है। फिर जब कर्ट से उसके कमरे के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि चूंकि वो तो बस कामकाज संभालने वाला इंसान है इसलिए वह रसोई की खाली अलमारी में भी रह लेगा। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। फिर यूलिया और लाइज मिलकर उसे मनाती है कि वह फिलहाल ऑफिस को ही अपना कमरा बना ले। सबको मिलाकर उसे मनाने में पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद यूलिया उससे पूछती है कि क्या वो कोई बैरियर बना सकता है जो घर को श्राप से बचाए, लेकिन यह कर्ट की क्षमता से बाहर है। इसलिए यूलिया को पुराने तरीके से सुरक्षा चक्र बनाने पड़ते हैं ताकि राजकुमारी और बाकी सब सुरक्षित रहे। रात में लाइज जब दरवाजा खुलने की आवाज सुनती है तो सोच लेती है कि शायद कर्ट ही चुपके से उसके कमरे में घुस आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगली सुबह जब सब कर्ट का बनाया हुआ खाना खाकर खुश हो रहे होते हैं, कर्ट एक मिशन पर निकलता है उन सुरक्षा चक्रों को साफ करने के लिए क्योंकि उसे लगता है कि वे बस ग्रेफिटी हैं। यूलिया दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन काफी देर हो चुकी होती है। कर्ट उसकी आंखों के सामने आखिरी सुरक्षा चक्र मिटा देता है। मिमिको ने कहा था कि ये चक्र हटाए नहीं जा सकते, लेकिन कर्ट ने सब मिटा दिए। यूलिया किसी तरह कर्ट को बहाना बनाकर समझा देती है, पर अब वो बहुत चिंतित हो जाती है क्योंकि अब अगर किसी ने राजकुमारी पर श्राप से हमला किया तो उसकी रक्षा करने के लिए अकेले अब यूलिया ही बची है
उस घटना के बाद कुछ दिन बीत गए और सौभाग्य से लीजा पर कोई भी नया हमला नहीं हुआ। यूलिया को राहत मिलती है कि राजकुमारी पूरी तरह सुरक्षित और ठीक दिख रही है। हालांकि कर्ट ने उन मैजिक सर्कल्स को हटा दिया था जो कर्सेस से बचाने के लिए बनाए गए थे। वह सोचती है कि शायद दुश्मनों को उनकी लोकेशन के बारे में पता ही नहीं है या फिर कर्ट का कुकिंग ही सारे कर्सेस को बिना बताए खत्म कर दे रहा है। इसी बीच मिमिको शहर में पहुंच चुकी है और उसने अपने स्पाइसेस का नेटवर्क फैला दिया है ताकि दुश्मनों को पकड़ा जा सके। यूलिया को लगता है कि अभी के लिए वे निश्चिंत रह सकते हैं। फिर वह कर्ट का बनाया हुआ केक चखती है और उसकी स्वादिष्टता देखकर दंग रह जाती है। लीज भी केक की तारीफ करती है और कर्ट उसे बताता है कि यह उसने चावल के आटे से बनाया है। लीज कहती है कि वह चावल के पकवान बनाने में माहिर है क्योंकि उसका राइस पोरिच ही था जिसने उसका कर्ज तोड़ा था। वह उससे कहती है कि अगर कभी फिर से वह कर्ज में फंसी तो वही खाने को बना दे, लेकिन कर्ट कहता है कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उस पर अब कभी कर्ज नहीं लगेगा। यह सुनकर यूलिया हैरान हो जाती है और पूछती है कि वह इतना कॉन्फिडेंट कैसे है क्योंकि पहले तो उसने कहा था कि कर्ज से बचने वाली बैरियर बनाना मुश्किल है। कर्ट समझाता है कि हाँ, किसी बिल्डिंग के अंदर कर्ज से बचने वाली बैरियर बनाना सच में कठिन है क्योंकि वह बिल्डिंग खुद ही एक ऐसी बैरियर है जो कर्ज को रिफ्लेक्ट कर देती है। इसी वजह से वह एक और बैरियर उसके अंदर नहीं बना सकता, लेकिन उसने बैरियर के फंक्शन में थोड़ा बदलाव किया है। अब कर्ज को रिफ्लेक्ट करके वापस भेजने के बजाय वो टारगेट को चमकदार बना देगा ताकि किसी को चोट न पहुँचे। यह सुनकर यूलिया तुरंत मिमिको और दूसरों को जानकारी देने निकल पड़ती है। इस बीच कर्ट लीज से पूछता है कि क्या वो उसके साथ शॉपिंग पर जाना चाहेगी। यह सुनकर लीज उदास हो जाती है क्योंकि उसका मन तो जाने का है, लेकिन वह बिल्डिंग की सेफ्टी छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। दूसरी तरफ जनरल अल्रेड और उसका असिस्टेंट शहर की दीवारों की पेट्रोलिंग कर रहे हैं क्योंकि चारों ओर गहरी धुंध छा गई है। जनरल को लगता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है, लेकिन उसका असिस्टेंट कहता है कि उन्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि शहर की दीवारों की मरम्मत ठीक हो चुकी है। वह याद दिलाता है कि जनरल ने खुद उस प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर बनकर ध्यान रखा था। जनरल जवाब देता है कि उसने यह इसलिए किया था ताकि दुश्मनों के कोई स्पाइस सुरक्षा में सेंध न लगा सके। इसी दौरान मिमिको, यूलिशिया और उलिया को एक कर्ज यूजर मिलता है जो मरने के बाद भी चमक रहा था। मिमिको बताती है कि जब उसके स्पाइस ने उसे पाया तो वो पहले से ही डेड था। यूलिशिया कहती है कि कर्ट ने सच में एक बहुत मजबूत रिफ्लेक्टिंग बैरियर बनाई है जो मरने के बाद भी काम कर रही है। वो कहती है कि अगर कर्ट पूरी तरह उनके साथ कोऑपरेशन करे तो वे इस समस्या को सिर्फ एक दिन में हल कर सकते हैं, लेकिन यूलिशिया इसका विरोध करती है क्योंकि वह कर्ट को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहती। अचानक शहर के अलार्म बज उठते हैं क्योंकि स्केलेटन मॉन्स्टर की सेना शहर की दीवारों की ओर बढ़ रही होती है। जनरल अल्रेड और उसका असिस्टेंट यह देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन तुरंत ही सैनिकों को इकट्ठा कर लेते हैं। जनरल अल्रेड तय करता है कि वह शहर की रक्षा करते हुए अपनी जान भी दे देगा और अपने असिस्टेंट को आदेश देता है कि लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाए। लेकिन तभी अचानक स्केलेटन सीधे दीवार में घुस जाते हैं और गायब हो जाते हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। यह खबर यूलिया और बाकी लोगों तक भी उनके स्पाइस के जरिए पहुंच जाती है। यूलिया को अचानक एहसास होता है कि ये मॉन्स्टर्स पश्चिमी हिस्से की दीवार में समा रहे हैं जिस हिस्से की मरम्मत कर्ट ने की थी। थोड़ी ही देर में पहला हमला पूरी तरह दीवार ने ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन जल्दी और वेव्स आने लगी थी। इस हमले के पीछे होती है मार्फस जो कर्ट की पुरानी पार्टी की हीलर थी। उसे बिशप ने पार्टी से निकाल दिया था। मार्फस ने समझाने की कोशिश की थी कि उसका उस घटना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मोटे बिशप ने कहा कि उसकी वजह से चर्च की बदनामी हुई है। हालांकि उसने उसे एक मौका दिया, अगर वह खुद को रिडीम करना चाहती है और साथ ही ऑफिशियल प्रीस्ट बनना चाहती है तो उसे एक मिशन पूरा करना होगा। मार्फस यह सुनने के लिए उत्सुक हो गई। बिशप ने महंगी वाइन उसके लिए डाली और मिशन के बारे में बताया। जैसे ही उसने वाइन पी, बिशप ने हंसते हुए कहा कि उसका मिशन है तीसरी राजकुमारी लीज की हत्या करना। यह सुनकर वाइन उसके लिए डाली और मिशन के बारे में बताया। जैसे ही उसने वाइन पी, बिशप ने हंसते हुए कहा कि उसका मिशन है तीसरी राजकुमारी लीज की हत्या करना। यह सुनकर मार्फस हैरान रह गई और तभी एक कर्स ने उसके शरीर को घेर लिया। बिशप ने बताया कि वह वाइन शापित थी और अब जब तक वह लीज को नहीं मारती वो कुछ भी खा पी नहीं सकती सिवाय पानी के। मार्फस ने इसे ईश्वर का आदेश मानकर स्वीकार कर लिया क्योंकि बिशप खुद को उनके भगवान का प्रतिनिधि बताता था। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि असल में बिशप ने दुष्ट दानों से सौदा किया है लीज की हत्या करवाने के लिए, लेकिन तब तक उसका निर्णय बदलने में बहुत देर हो चुकी थी। वर्तमान समय में वही दानव उसके मैजिक पावर को खींचकर और स्केलेटन्स बुला रहे थे और लीज को एहसास होता है कि उसे बलि की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अगले दिन यूलिया लीज और कर्ट को स्केलेटन मॉन्स्टर के हमले के बारे में बताती है जो पास के खंडरों से आ रहे हैं। वो कहती है कि जैसे ही स्केलेटन्स दीवार को छूते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। कर्ट जवाब देता है कि उसके गांव में तो यह साधारण सी जानकारी है कि स्केलेटन्स दीवार छूने पर प्यूरिफाइड हो जाते हैं। यूलिया को अब इस पर भी कोई आश्चर्य नहीं होता, लेकिन वह जानती है कि कर्ट ने केवल 1/3 दीवार की मरम्मत की थी, बाकी का हिस्सा
अभी भी स्केलेटन्स के हमले के लिए कमजोर है। यूलिया को अचानक एक आइडिया आता है और वह लीज और कर्ट से कहती है कि वे दोनों बिल्डिंग के अंदर ही रहे, जबकि वह खुद खंडरों में जाकर मॉन्स्टर्स के स्रोत को खत्म कर देगी। कर्ट उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यूलिसिया उसे मना कर देती है कि वह लड़ भी नहीं सकता, उसका असली काम सिर्फ लीज की रक्षा करना है। इसके बाद वह स्ट्रॉम से कर्ट द्वारा बनाए गए मैजिक क्रिस्टल्स निकालती है, क्योंकि उसकी योजना इन्हें मॉन्स्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल करने की है। फिर यूलिया मिमिको और अफिलिया को लेकर नाइट्स बैरक तक पहुंचती है, जहां जनरल आर्ला शहर की रक्षा की रणनीति बना रहा होता है। इतने सारे हाई प्रोफाइल लोगों को देखकर आर्ला हैरान रह जाता है। यूलिसिया बताती है कि वे सब यहाँ राजकुमारी लीज की सुरक्षा के लिए आए हैं। यूलिया तुरंत असली मुद्दे पर आती है और आर्ला से कहती है कि वह मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाए और उसे रियून्स तक पहुँचने का रास्ता साफ करे, ताकि वह समस्या के स्रोत को खत्म कर सके। आर्ला कहता है कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन यूलिया उसे मैजिक क्रिस्टल्स दिखाती है और कहती है कि ये काम पूरा करने के लिए काफी है। आखिरकार आर्ला उसकी योजना मान लेता है, लेकिन तय करता है कि वह खुद भी यूलिया के साथ मिलकर रून्स पर हमला करेगा और शहर की रक्षा अपने जूनियर को सौंप देता है। दोनों शहर के द्वार पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके सामने अनडेड मॉन्स्टर्स की भारी भीड़ है। यूलिया सबको कहती है कि अपनी आंखें बंद कर लो और वह एक मैजिक क्रिस्टल उनकी ओर फेंक देती है। जैसे ही क्रिस्टल एक ज़ॉम्बी को छूता है, वो तेज रोशनी छोड़ता है और आसपास के सारे मॉन्स्टर्स तुरंत शुद्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। यह देखकर यूलिसिया भी दंग रह जाती है कि क्रिस्टल इतना प्रभावी है, लेकिन समय बर्बाद किए बिना वो आर्ला के साथ युद्ध में कूद पड़ती है। इसी दौरान वर्कशॉप में कर्ट सोच रहा होता है कि वो अपने दोस्तों की मदद कैसे कर सकता है। उसे अपने गांव का एक मास्टर ब्लैकस्मिथ याद आता है और सोचता है कि अगर वह भी वैसा हथियार बना पाए तो शायद कुछ कर सके। वह एक छोटी तलवार बनाना शुरू करता है, लेकिन परिणाम देखकर संतुष्ट नहीं होता और उसे फेंकने ही वाला होता है। तभी लीज वहाँ आ जाती है और उससे तलवार के बारे में पूछती है। कर्ट बताता है कि यह वैसी नहीं बनी जैसी वह चाहता था, लेकिन इसमें एक मैजिक स्पेल है जिसे तलवार को सिर के ऊपर उठाकर एक्टिवेट किया जा सकता है। लीज कहती है कि उसे यह तलवार बहुत पसंद आई, तो कर्ट उसे तलवार तोहफे में दे देता है। लीज कर्ट को तलवार के तोहफे के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन कर्ट को लगता है कि उसकी मुस्कान और चीयरफुल व्यवहार बस एक दिखावा है। असल में वो हमेशा डरी हुई रहती है। वो तय करता है कि अब सच जानना जरूरी है और सीधे पूछ लेता है कि क्या सचमुच कोई उसकी जान के पीछे पड़ा है। यह सुनकर लीज उदास हो जाती है और मान लेती है कि हाँ, उसकी वजह से ही उसके दोस्तों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। वो कहती है कि अभी भी यूलिसिया उसी वजह से पश्चिमी खंडरों में गई है ताकि उन लोगों को रोका जा सके जो उसकी जान के पीछे हैं। यह सुनकर कर्ट को अचानक याद आता है कि वो पहले भी अपनी पुरानी पार्टी के साथ उन्हीं रियून्स में गया था और वह जगह दीवारों पर चित्रकारी करने के लिए बिल्कुल सही थी। उसे लगता है कि लीज की जान के पीछे वही छोटा ग्रेफिटी मॉन्स्टर है जिसके बारे में यूलिया ने उसे बताया था। वह सोचता है कि क्या वह इतना कमजोर है कि उससे भी नहीं लड़ सकता। लीज कहती है कि वह भी अपने दुश्मनों से खुद लड़ना चाहती है ताकि उसके दोस्तों को अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े। कर्ट उसकी भावनाओं को समझता है क्योंकि वह खुद भी बहुत पावरलेस महसूस करता है। वह लीज से कहता है कि उन दोनों को भी रियून्स में जाकर उस मॉन्स्टर को मिलकर हराना चाहिए, लेकिन लीज को यकीन नहीं होता। वो कहती है कि मॉन्स्टर्स ने तो पूरे शहर को चारों तरफ से घेर रखा है। इस पर कर्ट कहता है कि वे हमेशा कोई नया रास्ता निकाल सकते हैं और दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। लाइस लड़ाई के लिए निकलने से पहले अच्छे से तैयार होती है क्योंकि उसे सुंदर भी दिखना होता है। फिर वह उस चाकू को देखती है जो कर्ट ने अभी उसे दिया है। कर्ट ने कहा था कि उसमें एक मैजिक स्पेल है जो तब एक्टिव होगा जब वह उसे अपने सर के ऊपर रखेगी। लाइस जिज्ञासा में चाकू को म्यान से निकालती है और सिर के ऊपर उठाती है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी कर्ट कहता है कि अब हमें निकलना चाहिए। जैसे ही वह मुड़ती है उसे कुछ चौंकाने वाला दिखाई देता है। उधर यूलिया और आर्ला लगातार ज़ॉम्बीज और अन्य मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए खंडहर की ओर बढ़ रहे होते हैं। हालांकि वाइस कैप्टन ज्यादातर दुश्मनों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। यूलिसिया सोचती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी इन मॉन्स्टर्स के सोर्स को ढूंढना होगा। तभी उसे ऑल रेड की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखती है कि वह घायल हो गया है, लेकिन जैसे ही वो उसकी मदद करने बढ़ती है ढेर सारे मॉन्स्टर्स उस पर टूट पड़ते हैं। वो मैजिक क्रिस्टल निकालने ही वाली होती है कि तभी उनके वर्कशॉप द्वारा हायर किए गए एडवेंचरर्स उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। केन्स और डेंजो मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं, जबकि सेना यह कंफर्म करती है कि सारे मॉन्स्टर्स वाकई खंडहर से ही आ रहे हैं और उनका सोर्स अंडरग्राउंड होना चाहिए। यूलिया सबको आंखें बंद करने को कहती है और फिर जमीन पर एक मैजिक क्रिस्टल फेंक देती है। उसकी रोशनी से मॉन्स्टर्स नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद सभी खंडहर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में यूलिया आर्ला को एक टेस्ट ट्यूब देती है और कहती है कि यह बस मेडिसिन हब से बना हुआ सूप है, लेकिन जैसे ही आर्ला उसे पीता है उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और कोई भी निशान नहीं बचता। रेड को यकीन ही नहीं होता कि सच में यह सूप है, लेकिन एडवेंचरर्स कहते हैं कि कर्ट की चीजों को देखकर वो और भी ज्यादा हैरान होगा। तभी खंडहर से और मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं
और केन्स यूलिया से कहता है कि इन्हें उसकी टीम पर छोड़ दो। उनकी टीम उन मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ती है और इस बीच यूलिसिया और ऑलरेड चुपके से अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मार्ल बहुत कमजोर महसूस करने लगती है। उसे समझ में आता है कि अगर डीमन 2 और बार उसकी शक्ति का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर समन करता है तो वह मर जाएगी। डीमन अपने मिनियंस की स्थिति देखने निकलता है और पाता है कि वे वाइस कमांडर को घेर रहे हैं, लेकिन वाइस कमांडर एक मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देता है। डीमन हैरान रह जाता है और मार्ल भी, क्योंकि उसने ऐसा क्रिस्टल कभी नहीं देखा। इसके बाद डीमन को पता चलता है कि 2 लोग खंडहर के अंदर घुस चुके हैं और सोचता है कि उन्हें खुद पर्सनली वेलकम करना चाहिए। उधर यूलिसिया और ऑलरेड खंडहर के बीचों बीच पहुँचते हैं और उस कमरे को पाते हैं जहाँ से मॉन्स्टर्स पैदा हो रहे हैं। यूलिया जमीन पर एक मैजिक क्रिस्टल फेंकती है और मॉन्स्टर्स गायब हो जाते हैं, लेकिन उसे शक रहता है कि असली जड़ अभी भी बची है। तभी आगे बढ़ते हुए उनके सामने डीमन आ जाता है। यूलिया कहती है कि यही उनका फाइनल बॉस है और उस पर हमला कर देती है। वो एक मैजिक क्रिस्टल हवा में उछालती है और उसे काट देती है, जिससे तेज रोशनी फूटती है, लेकिन डीमन पर इसका असर नहीं होता। वो कहता है कि यह हमला उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता था अगर उसके पास इन्फिनिटी लाइफ्स ना होती। तभी आर्ला उस पर हमला करता है, लेकिन डीमन पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं। डीमन यूलिसिया और ऑलरेड से कहता है कि इंसानों के लिए वे बुरे नहीं है। फिर उन्हें एक दृश्य दिखाता है जहाँ नाइट्स मॉन्स्टर से जूझ रहे होते हैं। डीमन उन्हें मूर्ख कहता है कि वे शहर और राजकुमारी की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन आर्ला जवाब देता है कि उसके नाइट्स कभी भी किसी डीमन को अपनी मर्जी से सब कुछ करने नहीं देंगे। डीमन उन्हें पूरी तरह से हराने का इरादा करता है और शक्तिशाली मॉन्स्टर समन करता है। वो कहता है कि खंडहर के गेट के पास खड़े एडवेंचरर्स इन्हें नहीं रोक पाएंगे और ये मॉन्स्टर आखिरकार शहर की दीवार तक पहुंचकर उसे नष्ट कर देंगे। जूलिया और आर्ला डेमन के इस विलेनियस मोनोलॉग के बीच में ही उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन डेमन अपना कटा हुआ सिर उठाकर वैसे ही जोड़ लेता है जैसे वह लेगो से बना हो। अब यूलिया डरने लगती है क्योंकि चाहे वे कुछ भी कर ले, डीमन को चोट पहुंचाना नामुमकिन सा लग रहा है और अगर उसके मॉन्स्टर सच में शहर की रक्षा दीवार तोड़ देते हैं तो सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे। डेमन उसके चेहरे पर डर और निराशा देखकर खुश होता है और कहता है कि उसकी सारी आकांक्षाएं सच होने वाली है। उधर मार्ल समनिंग रूम में बहुत थकी और भूखी हो चुकी होती है। उसमें न तो भागने की ताकत होती है, न ही जादुई सर्कल मिटाने की। वो सोचती है कि काश उसे आखिरी बार कर्ट का होममेड खाना मिल पाता। तभी अचानक उसे कर्ट की आवाज सुनाई देती है कि यहाँ थोड़ा खोदना चाहिए। उसे लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रही है, लेकिन कुछ ही देर बाद सचमुच कर्ट खंडहर की जमीन तोड़कर ऊपर आ जाता है। मार्ल और कर्ट दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। कर्ट लाइस को ऊपर उठाता है। मार्ल सोचती है कि कर्ट जानता है कि वो राजकुमारी की हत्या के पीछे है और शायद उसने राजकुमारी को यहाँ इसलिए लाया है ताकि उसे समझा सके। लाइस कर्ट से उस औरत के बारे में पूछती है जो मैजिक सर्कल पर पड़ी होती है। कर्ट बताता है कि वो उसकी पार्टी की पुरानी हीलर और नन है। मार्ल कहती है कि वो फॉर्मर नन है क्योंकि चर्च से निकाली जा चुकी है। कर्ट पूछता है कि क्या इसी वजह से वो लाइस को निशाना बना रही थी। मार्ल सच बताना चाहती है कि उसके पीछे असल में बिशप ट्रिस्टन है, लेकिन कर्ट उसकी बातें सुने बिना कहता है कि क्या नौकरी से निकाले जाने के कारण वो पागल हो गई और ऐसे अजीब सर्कल बनाने लगी। मार्ल हैरान रह जाती है, लेकिन लाइस सब कुछ सुन लेती है और उसे समझ में आता है कि असली दुश्मन बिशप है। कर्ट मार्ल पर गुस्सा होता है कि उसने हर जगह ग्रेफिटी कर दी और लाइस उसे धन्यवाद देती है कि वह उसकी तरफ से गुस्सा हो रहा है। मार्ल तो समझ ही नहीं पाती कि ये दोनों बेवकूफ आखिर क्या बकवास कर रहे हैं। तभी कर्ट उससे पूछता है कि यूलिसिया कहाँ है, क्योंकि उसे तो यहाँ आकर सब साफ करना चाहिए था। मार्ल बताती है कि वह ऊपर है और कर्ट उससे मिलने की सोचता है। वह लाइस से कहता है कि वह यहीं रुके ताकि सुरक्षित रहे, लेकिन लाइस कहती है कि वह ऊपर जाकर यूलिसिया से मिलेगी। वह कर्ट से कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि जो उसे निशाना बना रहा है वो यहीं मौजूद है और उसके पास वह चाकू है जो कर्ट ने पहले दिया था। राजकुमारी वहाँ से निकल जाती है। मार्ल सोचती है कि कर्ट कितना मूर्ख है जो उसे उसकी मौत की तरफ भेज रहा है, लेकिन तभी कर्ट एक मॉप उठाता है ताकि मैजिक सर्कल को साफ कर सके। मार्ल सोचती है कि यह असंभव है, लेकिन कर्ट सिर्फ एक झाड़ू का स्ट्रोक से पूरा मैजिक सर्कल मिटा देता है। इसका असर डीमन पर भी होता है। अब वह अमर नहीं रहता और उसे यूलिया और आर्ला के हमले से बचना पड़ता है। दोनों समझ जाते हैं कि अब डीमन को हराना संभव है। यूलिया तुरंत मैजिक क्रिस्टल इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन डेमन उसे झटके से हाथ से गिरा देता है। डेमन ऐलान करता है कि अब वह दोनों को तुरंत मार देगा, लेकिन तभी लाइस वहाँ पहुँच जाती है। सभी लोग चौंक जाते हैं जब लाइस वहाँ पहुँचती है, लेकिन डेमन समय बर्बाद नहीं करता और सीधे उसके दिल पर हमला कर देता है। लाइस जमीन पर गिर जाती है और यूलिया घबरा जाती है। डेमन हंसते हुए कहता है कि राजकुमारी खुद उसकी मदद कर रही है उसका काम पूरा करने में, लेकिन तभी लाइस का शरीर रोशनी से बने तितलियों में बदल जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। फिर असली लाइस यूलिया और ऑलरेड के पीछे खड़ी दिखाई देती है। डेमन यकीन नहीं कर पाता कि उसने एक इल्यूजन पर हमला किया क्योंकि
वह असली इंसान जैसी लग रही थी। लाइस बताती है कि यह सब उस चाकू की वजह से है जो कर्ट ने उसके लिए बनाया था। वो कहती है कि उस चाकू में इतनी ताकत है कि वो परफेक्ट इल्यूजन बना सकता है जो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। डेमन तुरंत फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन वो भी इल्यूजन ही निकलता है। असली लाइस मैजिक क्रिस्टल के पास प्रकट होती है और उसे तोड़ देती है। डीमन दर्द से चीख उठता है क्योंकि रोशनी उसे जला रही होती है। नीचे मौजूद कर्ट भी उसकी चीख सुन लेता है और सोचता है कि ऊपर आखिर क्या हो रहा है। डीमन के मरते ही उसके द्वारा समन किए गए सारे मॉन्स्टर्स भी गायब हो जाते हैं और सबको राहत मिलती है। लेकिन यूलिसिया लाइस से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर खंडहर तक क्यों आई। वह डांटती है तो लाइस माफी मांगती है और कहती है कि उसे लगा कि उसे कुछ करना ही होगा। यूलिया कहती है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं क्योंकि असल में उसने सबको बचाया है। ऑलरेड भी सहमत होता है और राजकुमारी को धन्यवाद देता है, लेकिन वह कहती है कि ज्यादा औपचारिक मत बनो। वह दोनों की तारीफ करती है कि उन्होंने शहर की रक्षा की और उन्हें इनाम देने का वादा करती है। तभी आर्ला मजाक में कहता है कि उसे और उसके साथियों के लिए शराब का बड़ा स्टॉक चाहिए पार्टी करने के लिए। उधर बेसमेंट में कर्ट मैजिक सर्कल साफ कर देता है और मार्ल बहुत भूखी महसूस करती है क्योंकि उस पर डाली गई कर्स उसका असर दिखा रही होती है। कर्ट उसके पेट की आवाज सुन लेता है और उसे चावल के गोले ऑफर करता है। मार्ल सोचती है कि श्राप की वजह से उसे खाना खाते ही उल्टी हो जाएगी, लेकिन वह फिर भी आखिरी बार कर्ट का खाना चखना चाहती है। वह एक कोर खाती है और पाती है कि वह बेहद स्वादिष्ट है। तभी उसका कर्ज भी खत्म हो जाता है। मार्ल यकीन नहीं कर पाती, लेकिन अब उसे समझ में आ जाता है कि कर्ट ने इतनी आसानी से मैजिक सर्कल क्यों मिटा दिया था। उसे एहसास होता है कि हमेशा से कर्ट ही उनकी पार्टी को बचाता आ रहा था और उन्होंने उसकी अच्छाई को कभी समझा ही नहीं। वो पछतावे के आंसू बहाती है और माफी मांगती है। कर्ट कहता है कि कोई बात नहीं, उसने सबक सीख लिया, यही काफी है। इतने में लाइस और यूलिया वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे मार्ल तक पहुँचे, मिमिको के 2 जासूस वहाँ आकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। जाते जाते मार्ल उम्मीद करती है कि कर्ट उसे बचाएगा, लेकिन वह बस कहता है कि जब तुम जेल में होगी तब मैं तुम्हारी पसंद का ब्रेड लेकर आऊंगा। इसके बाद लाइस और कर्ट एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और यूलिसिया हैरान होती है कि आखिर ये दोनों बेवकूफ कैसे उसकी जान बचा गए। फिर भी वो कर्ट के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि चलो घर चलते हैं। रात को नाइट्स के लिए पार्टी होती है। सभी पूरे ध्यान से खाना खाते रहते हैं। कर्ट चिंतित हो जाता है क्योंकि खाना उसी ने बनाया होता है और उसे लगता है कि शायद सब मजबूरी में खा रहे हैं, तभी तो कोई बात भी नहीं कर रहा। वो घबरा कर पूछता है कि क्या उसे कुछ और बनाना चाहिए, लेकिन आर्ला बताता है कि चिंता मत करो, खाना इतना स्वादिष्ट है कि नाइट्स ध्यान हटा ही नहीं पा रहे। यह सुनकर कर्ट खुश हो जाता है और सोचता है कि उसका कंस्ट्रक्शन जॉब वाला सुपरवाइजर कितना अच्छा इंसान है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह असल में शहर का जर्नल है तो वह दंग रह जाता है। रेड उससे पूछता है कि क्या उसे यह शहर पसंद है। कर्ट कहता है कि हाँ, उसे यह जगह बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ रहना अच्छा लगता है। वह कहता है कि यह सब जर्नल के अच्छे प्रबंधन की वजह से होगा, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट कह देता है कि ऑलरेड एडमिन कामों में बहुत बेकार है। ऑलरेड उसे कोहनी मारकर चुप करा देता है और तभी अचानक आतिशबाजियां शुरू हो जाती है। सभी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और कर्ट खुश होता है क्योंकि वह आतिशबाजी उसी ने तैयार की थी। तभी ऑलरेड और उसका असिस्टेंट देखते हैं कि उनके आज की लड़ाई के जख्म खुद ब खुद ठीक हो चुके हैं। कर्ट उनसे पूछता है कि वे इतने हैरान क्यों हैं, क्योंकि उसके लिए तो ये कॉमन बात है कि अच्छा खाना खाने के बाद जख्म अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद कर्ट और बाकी सब लोग पास के एक गांव में गाड़ी से निकलते हैं। सफर के दौरान कर्ट सो जाता है और उसे अपने बचपन का सपना आता है। लगभग 10 साल पहले वह एक छोटा और प्यारा बच्चा था और अपने रहस्यमय गांव में एक ड्रैगन गर्ल से मिला था। वो एक व्यापारी की बेटी थी जो अक्सर उनके गांव आया करती थी। कर्ट बहुत उत्साह से उससे बात करने गया, लेकिन लड़की ने चाहे जितना भी उसने बोला कोई जवाब नहीं दिया। कर्ट लगभग रोने ही वाला था कि तभी लड़की जिसका नाम हिल्डा था बोल पड़ी। उसने कहा कि उसके पिता ने मना किया है कि वे इस गांव के लोगों से बात ना करे क्योंकि वे अजीब हैं और उनसे अजीब आदतें सीख सकती है। फिर भी उसने चतुराई से लूप होल निकाला और कहा कि वह बस अपने आप से जोर जोर से बातें कर रही है। यह सुनकर कर्ट बहुत खुश हो गया कि वह उससे इस तरह बातचीत कर सकती है। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और हिल्डा अपने पिता की पूरी बात भूलकर कर्ट के साथ खेलने लगी। एक दिन वे दोनों गोलम पर बैठकर पास के पहाड़ों की ओर गए क्योंकि कर्ट उसे इंद्रधनुषी फूल दिखाना चाहता था, लेकिन हिल्डा पहले ही नीचे उतर गई। उसे कुछ लाल जामुन जैसे फल दिखे जिन्हें उसने स्वादिष्ट समझकर खा लिया। दुर्भाग्यवश वे जहरीले निकले और हिल्डा तुरंत जमीन पर गिर गई। कर्ट घबरा कर उसके पास दौड़ा और समझ गया कि क्या हुआ है। सौभाग्य से उसे उस जहर का इलाज पता था। हिल्डा को बचाने के दृढ़ निश्चय
से उसने जल्दी से दवा बनाई, उसे खिलाने का तरीका ढूंढा। उसने तय किया कि वह उसे किसके जरिए दवा खिलाएगा। यही सपना चल रहा था कि तभी यूलिसिया उसे जगाती है और कहती है कि वे मंजिल पर पहुंच गए हैं। गांव पहुंचने पर यूलिया गांव के मुखिया से बात करती है। मुखिया डर के मारे बताता है कि गांव में पानी की भारी कमी है, उनके पास पीने तक का पानी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे फसल भी नहीं उगा पाएंगे। यूलिया नक्शा देखती है और नोटिस करती है कि पास के गांव में बड़ा जलाशय है और इसे गांव से जोड़ा जा सकता है। लेकिन गांव का मुखिया घबराकर कहता है कि उसने कोशिश की थी पर पड़ोसी गांव ने पानी बांटने से साफ इनकार कर दिया है। अब सबको उनके वर्कशॉप की शक्ति पर ही भरोसा करना पड़ेगा। इसके बाद यूलिया सराय लौटती है और देखती है कि डेन जो पहरेदारी कर रहा है, जबकि बाकी लोग पहाड़ी पर एक बूढ़े पक्षी पालक की पीठ दर्द में मदद करने चले गए हैं। यूलिया को यह सब अजीब और बेवजह लगता है, लेकिन वह सोचती है कि यह उसका मामला नहीं है। वो डेंजो से कहती है कि वह पास के गांव में जाएगी ताकि उनसे पानी साझा करने की बात कर सके। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है उसे पता चलता है कि उनकी हालत भी बेहद खराब है, क्योंकि उनके पानी के भंडार लगभग सूख चुके हैं। यूलिसिया गांव के रोते हुए प्रधान को संभाल रही थी कि तभी कुछ ग्रामीण दौड़ते हुए आते हैं और बताते हैं कि पहाड़ी के ऊपर आपात स्थिति हो गई है। यूलिया तुरंत वहां पहुंचती है और देखती है कि वहां एक बहुत बड़ी झील बन गई है। वह भागकर सीना के पास जाती है और हैरान होती है, जब इतनी बड़ी झील है तो ग्रामीण पानी के लिए क्यों रो रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि यह झील अभी कुछ ही पल पहले बनी है। तभी वहां मुस्कुराते हुए कर्ट आता है और यूलिसिया तुरंत समझ जाती है कि यह सब उसी का काम है। कर्ट बताता है कि वो पक्षियों की देखभाल कर रहा था और वे प्यासे थे, इसलिए उसने जमीन से पानी खींचकर झील बना दी। कर्ट यूलिया से पूछता है कि क्या उसने अपना मिशन पूरा कर लिया, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही दोनों गांव के प्रधान वहां आकर उसके पैरों पर गिर जाते हैं और धन्यवाद देने लगते हैं कि उसने इतनी जल्दी उनकी समस्या हल कर दी। यूलिसिया उन्हें संभालने की कोशिश करती है और कर्ट सोचता है कि वो वाकई अद्भुत है, जिसने समस्या उतने समय में सुलझा दी जितने समय में उसने एक कुआं खोदा। इसके बाद सब अपने बेस पर लौट जाते हैं। ग्रामीणों ने उन्हें उपहार में बहुत सारे अंडे दिए और कर्ट सोचने लगता है कि उनसे वो क्या क्या बना सकता है। उसी समय लाइस एक रईस मार्गिव टियोन के घर पहुंचती है। वे लोग साथ में भोजन करते हैं और हल्की बातचीत भी करते हैं। लाइस सोचती है कि टियोन की शक्ति और प्रभाव किसी ड्यूक के बराबर है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी नहीं रहती, इसलिए उसे बाहरी मदद पर निर्भर रहना पड़ता है। उसके पड़ोसी राज्यों से गहरे संबंध है और वह लाइस को अपने पक्ष में करना चाहता है ताकि अपनी स्थिति और मजबूत कर सके। लाइस तय करती है कि उसे चतुर और सतर्क होना होगा और टेओन को उसकी चाल में हराना होगा। वो कहती है कि आज वो यहाँ राजकुमारी के रूप में नहीं बल्कि अपने 8वें लियर माइस्टर की प्रतिनिधि बनकर आई है। टेओन कहता है कि उसने सुना है कि उन्होंने वे जादुई पत्थर इस्तेमाल कर लिए जो 500 मीटर के दायरे में सभी राक्षसों को खत्म कर सकते हैं। लाइस समझ जाती है कि वह दरअसल कर्ट के बारे में जानकारी निकालना चाहता है, इसलिए वह कहती है कि वे पत्थर अफवाहों जितने शक्तिशाली नहीं थे। यह सुनकर टेओन तुरंत अपनी रणनीति बदल लेता है। वह कहता है कि जिस शहर में वे तैनात है उसका अभी नाम नहीं रखा गया है और नामांकन गवर्नर के नियुक्त होने के बाद होगा। गवर्नर का चुनाव टेओन के हाथ में है, लेकिन उसे दिक्कत आ रही है क्योंकि वह जगह दानवों की सीमा के पास है और वहाँ के शूरवीर को नियंत्रण करना भी कठिन है, इसलिए वह चाहता है कि अलियर माइस्टर को ही नया गवर्नर बना दिया जाए। यह सुनकर लाइस घबरा जाती है क्योंकि कर्ट को अभी तक यह पता नहीं कि वही अलियर माइस्टर है। अगर वह गवर्नर बन गया तो उसे सार्वजनिक रूप से सामने आना पड़ेगा। लाइस कहती है कि यह फैसला वह अकेले नहीं कर सकती, लेकिन टेओन जवाब देता है चूँकि वह माइस्टर की प्रतिनिधि है इसलिए उसे यह अधिकार होना चाहिए। यह सुनकर लाइस घबरा जाती है। फिर वहाँ मौजूद लोग भी टेओन का समर्थन करने लगते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि माइस्टर असल में कर्ट है। लाइस टेओन का मन बदलने की कोशिश करती है, लेकिन वह चालाकी से पूछता है कि क्या माइस्टर में कोई व्यक्तिगत कमी है जिसकी वजह से वह इस पद के योग्य नहीं है। ये सुनकर लाइस भड़क जाती है और घोषित कर देती है कि उनका 8वां माइस्टर दुनिया का सबसे महान और श्रेष्ठ व्यक्ति है। लेकिन यह कहते ही उसे एहसास होता है कि वह टेओन के चाल में फंस गई और उसने वही सुना लिया जो वह चाहता था। लाइस जब हवेली लौटती है तो यूलिया को सब बताती है और धोखा खाने पर डांट भी खाती है। लाइस को बुरा लगता है, लेकिन वो किसी भी हाल में कर्ट का नाम बदनाम होने नहीं देना चाहती थी। फिर वो पूछती है कि कर्ट अभी कहाँ है। यूलिया बताती है कि वो एक बच्चे की परवरिश कर रहा है। ये सुनकर लाइस घबरा जाती है कि कहीं उसका बच्चा तो नहीं है, लेकिन वो उसे अपनाने के लिए भी तैयार हो जाती है ताकि हमेशा उसके साथ रह सके। यूलिया गहरी सांस लेकर समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल उन्होंने एक गांव की मदद की थी जिसके बदले उन्हें कुछ अंडे मिले। उन्हीं में से एक अंडा निषेचित निकला और कर्ट उसकी देखभाल कर रहा है। ये
सुनकर लाइस को राहत मिलती है। यूलिया कहती है कि कर्ट के नसीब से उस अंडे से जरूर कोई सोने के अंडे देने वाली चिड़िया निकलेगी। लाइस भी सहमत होती है, लेकिन तभी कर्ट की चीख सुनाई देती है कि अंडा फूट गया है। उधर मिमी को जासूसों की रिपोर्ट और कागजात में डूबी हुई है। उसे पता चलता है कि जिसे दानव से सौदा किया था वो बिशप चर्च में ही मारा गया है, जिससे उसे लगता है कि असली खेल किसी और ने रचा है। वो मार्ल को अभी तक इसलिए नहीं मारती क्योंकि उसे कर्ट के लिए जिंदा रखना चाहती है। फिर उसे खबर मिलती है कि कर्ट के अंडे से क्या निकला है और उसे पढ़कर वो पागल हो जाती है। हवेली में लाइस और यूलिया देखने पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कर्ट अपनी गोद में एक लड़की लिए खड़ा है जो हूबहू उसी जैसे दिखती है। यूलिया तुरंत मीटिंग बुलाती है और सब चौंक जाते हैं जब कर्ट बताता है कि ये लड़की अंडे से इसी रूप में निकली है। लड़की अचानक खेलते हुए कर्ट को पापा बुलाती है। यूलिया कड़वी सच्चाई बताती है कि इंसान अंडे से पैदा नहीं होते। वो कहती है कि ये कोई दानव है जिसने उसका रूप लिया है ताकि सबको धोखा दे सके। यूलिया चेतावनी देती है कि अगर इसे रोका न गया तो यह सबको मार डालेगी, लेकिन कर्ट उसे छोड़ने से साफ इनकार कर देता है। यूलिया लड़की को उससे दूर करने लगती है तो कर्ट उसका हाथ पकड़कर कहता है कि ये बुरी नहीं है और वो इसकी परवरिश कर सकता है। यूलिया मानने से इनकार करती है, लेकिन तभी लड़की उसे मम्मी बुलाता है और यूलिया का दिल पिघल जाता है। वह तुरंत कर्ट के साथ शादीशुदा जिंदगी के ख्याल में खो जाती है, मगर गुस्से में लाइस उसे झकझोर देती है। फिर जब लड़की लाइस को भी मॉम बुलाती है तो वो भी अपना होश खो बैठती है और उसे गिरा देती है। शुक्र है सीना उसे पकड़ लेती है और लड़की उसे सिस कह देती है, जिससे वो भी खुश हो जाती है। इसके बाद लाइस और यूलिया दोनों बार बार उसे मॉम कहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्ट रोककर कहता है कि उनकी पार्टी भी लड़की की परवरिश में मदद करेगी ताकि वो गलत रास्ते पर ना जाए। यूलिया भी उनके तर्क सुनकर लड़की को रखने की इजाजत दे देती है। अब सब सोचते हैं कि लड़की का नाम क्या रखा जाए। लाइस और यूलिया दोनों चाहती है कि उसका नाम उनके और कर्ट के नाम से मेल हो, लेकिन तभी लड़की जागकर मॉमी बुलाती है और दोनों दौड़कर उसके पास चली जाती है अपने झगड़े भूलकर। लोग समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं और कर्ट उस लड़की की शांति बनाए रखने की क्षमता से प्रभावित होता है और सुझाव देता है कि उसे अकुरी नाम दिया जाए, क्योंकि उसके गांव की भाषा में इसका अर्थ है ऐसी जगह जो 3 बिंदुओं को जोड़ती है, और यह लड़की भी तीनों को जोड़ रही है। यूलिया और लीस को यह नाम पसंद आता है और वे उसे अकुरी बुलाने लगते हैं। अकुरी भी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उस रात यूलिया अकुरी को अपनी गोद पे लेकर सो रही होती है। तभी मिमिगो का एक जासूस वहाँ आ जाता है। वह उसे अकुरी के बाल और लार का सैंपल लिफाफा में थमा देती है ताकि मिमिको उसकी असली पहचान का पता लगा सके। अगले दिन कट अकुरी के लिए एक प्ले रूम बनाता है, लेकिन यूलिया उसे ऐसा डिजाइन करने को कहती है जो जरूरत पड़ने पर जेल की तरह भी काम आए। कमरे की दीवारें मिथिल की बनी होती है, खिड़की नहीं होती और दरवाजा अंदर से नहीं खुल सकता। उसे बुरा लगता है कि उसने अकुरी के लिए ऐसा कमरा बनवाया, लेकिन वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहती जब तक मिमिको की रिपोर्ट नहीं मिल जाती। अकुरी सीना के साथ खेलती है और फिर कर्ट और यूलिया को बुलाती है, लेकिन दोनों काम में व्यस्त होने की बात कहकर मना कर देते हैं। कर्ट उसे वादा करता है कि जैसे ही वह काम पूरा होगा वह उसके साथ खेलेगा और कहता है कि वह अच्छी बच्ची बने और सीना के साथ खेलती रहे। इसके बाद कर्ट और यूलिया अगले काम पर निकलते हैं। कर्ट थोड़ा उदास नजर आता है तो यूलिया उसे हिम्मत देती है कि जल्दी काम खत्म करेंगे और अकुरी के पास लौटेंगे। तभी अचानक उन्हें अकुरी की आवाज सुनाई देती है। वे घबराकर गाड़ी के अंदर देखते हैं तो अकुरी वहाँ बैठी मिलती है। यूलिया हैरान होकर पूछती है कि ये यहाँ कैसे आई, तो अकुरी कहती है कि वह फूस करके यहाँ आई है। दोनों समझ नहीं पाते कि उसका क्या मतलब है। यूलिया परेशान हो जाती है, अब क्या करे, लेकिन कर्ट कहता है कि हमें तुरंत कार्यशाला लौटना चाहिए क्योंकि सब लोग चिंतित हो गए। तभी यूलिया को कल वाला जासूस दिखाई देता है। वह आम इंसान का रूप धरे होता है। यूलिया उससे जाकर कहती है कि कार्यशाला में संदेश पहुंचा दे। कर्ट सोचता है कि यूलिया कितनी जिम्मेदार है, यहाँ तक कि जब वह अकुरी को उससे दूर ले जाने की कोशिश कर रही थी तब भी उसके मन में सिर्फ उसकी सुरक्षा की चिंता है। लेकिन यह सोचकर उसे दुख होता है कि अगर अकुरी सच में कोई राक्षसी निकली तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। उसी समय यूलिया लौटकर कहती है कि अभी तक उनमें से कोई भी अकुरी के बारे में गलत साबित नहीं हुआ है और उन्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो एक अच्छी इंसान बने। इसके बाद वे अगले गांव में पहुंचते हैं जहां एक बूढ़ा आदमी उनका स्वागत करते हुए उन्हें हीरो की टीम कहता है जो राक्षस राजा को हराकर दुनिया में शांति लाएगी। यह सुनकर कर्ट और अकुरी तुरंत उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन यूलिया बुरी तरह घबरा जाती है क्योंकि उसे बूढ़े आदमी की बातें समझ में नहीं आ रही होती। वह कर्ट को शांत रहने की सलाह
सलाह तो देती है लेकिन खुद ही घबरा रही होती है। यूलिसिया कहती है कि इस मिशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तभी एक सुंदर सुनहरे बालों वाली लड़की वहाँ पर आती है और सारी उलझन साफ कर देती है। वो बताती है कि वही इस मिशन की क्लाइंट है और यह बुजुर्ग आदमी उसका ससुर है, जिससे हमेशा ऐसा लगता था कि वह भी किसी बड़े एनपीसी की तरह हीरोज को मिशन देने वाला किरदार बने। वो अपने ससुर की तरफ से माफी मांगती है और कहती है कि उम्र के साथ अब वो अपनी फालतू बातों पर कंट्रोल नहीं रख पाते। इसके बाद वो महिला कहती है कि उसने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि कोई नवविवाहित जोड़ा मिशन के लिए आएगा। यह सुनकर कर्ट और यूलिसिया दोनों शर्म से लाल हो जाते हैं। ऊपर से आयुरी आत्मविश्वास से उन्हें माँ बाप कह देती है, जिससे माहौल और अजीब हो जाता है। कर्ट घबरा जाता है कि कहीं यूलिसिया को बुरा ना लगे कि उसे उसकी पत्नी कहा जा रहा है और माँ भी, जबकि वह अभी भी इतनी सुंदर और जवान है। वो जल्दी से मिशन पूरा करने की सोचता है और क्लाइंट से पूछता है। महिला बताती है कि उसके सुअर ठीक से दाना नहीं खा रहे। कर्ट देखकर समझ जाता है कि गर्मी से वे थक चुके हैं और वह उनके लिए ठंडी तासीर वाला चारा बनाने लगता है। महिला उसका शुक्रिया करती है और अपने ससुर को टहलाने ले जाती है। उधर यूलिसिया अब भी सुर्ख लाल और एकदम जमी हुई खड़ी है क्योंकि उसे कर्ट की पत्नी कहा गया, लेकिन यह अनाड़ी कर्ट सोचता है कि वह उससे नाराज है। कर्ट काम में लग जाता है, जबकि यूलिसिया दिल ही दिल सोच रही होती है कि उस महिला ने सचमुच उसे कर्ट की पत्नी समझ लिया। वह तो यहाँ तक कल्पना करने लगती है कि सचमुच उनका बच्चा हो, लेकिन तुरंत खुद को झटका देकर रोक लेती है। वह मन ही मन समझाती है कि उसे बस कर्ट की रक्षा करनी है, मगर जब वह कर्ट को खुशी से काम करते देखती है तो उसके दिल में अजीब सा दर्द उठता है। तभी अचानक एक बड़ा नीला ड्रैगन उड़ता हुआ उनके ऊपर से गुजरता है और सीधा कर्ट और आयुरी की तरफ बढ़ता है। यूलिसिया घबरा जाती है और तलवार निकालकर कर्ट को चेतावनी देती है, लेकिन कर्ट उसे रोककर कहता है कि तलवार वापस रख दो। ड्रैगन उनके सामने उतरता है और सबको हैरान करते हुए सीधे चारे को खाने लगता है। कर्ट बताता है कि गांव में यह आम बात है, जब पशुओं का दाना बनता है तो ड्रैगन भी हिस्सा लेने आ जाते हैं। आयुरी मासूमियत में पूछती है कि क्या यह बड़ा सा कुत्ता है, तो कर्ट हंसकर कहता है कि यह असल में एक बच्चा ड्रैगन है। इसी बीच यूलिसिया को खून की गंध आती है और वह अकेले ही जांच करने निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाकर उसे मिमिको का एक जासूस खून से लथपथ बेहोश पड़ा मिलता है। वह सोचती है कि यह किसने किया होगा। तभी उसे झाड़ियों में कोई छुपा दिखता है। यूलिसिया तुरंत हमला कर देती है। आवाज सुनकर कर्ट भी वहाँ पहुँचता है और पूछता है कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन यूलिसिया उसे कहती है कि वह आयुरी को लेकर भाग जाए। कर्ट कुछ समझ नहीं पाता। तभी झाड़ियों में से एक खतरनाक दुश्मन बाहर निकलता है, एक डेमोनिक वुल्वरीन जैसा राक्षसी दुश्मन। यूलिया उस दानव औरत से पूछती है कि क्या वह ड्रैगन हंटर है, लेकिन वो तुरंत समझ जाती है कि सामने वाली ड्रैगन हंटर नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। वह दोबारा कर्ट को भागने के लिए कहती है और जैसे ही कर्ट विरोध करने लगता है तभी बच्चा ड्रैगन उसकी कॉलर पकड़कर उड़ जाता है। यूलिया यह देखकर हैरान नहीं होती कि कर्ट ने इतनी जल्दी ड्रैगन को वश में कर लिया, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं है क्योंकि दानवी औरत हमला कर देती है। यूलिया महसूस करती है कि उसकी ताकत उस दानवी से कम है और पेट में एक जोरदार लात खाती है। दानव औरत उसे खत्म करने आगे बढ़ती है, लेकिन यूलिया किसी तरह एक औजार का सहारा लेकर बच निकलती है। वो पूछती है कि जब उसने बच्चे को सौंपने के लिए कहा था तो क्या वह बच्चा ड्रैगन था या आयुरी, लेकिन दानवी औरत कोई जवाब नहीं देती, बस कहती है अब जानने का कोई मतलब नहीं क्योंकि यूलिया वैसे भी मरने वाली है। यूलिया समय खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वह दानवी बहुत तेजी से हमला करती है, हथियार छीन लेती है और फिर तलवार से चोट मारकर उसके घुटनों पर गिरा देती है। जैसे ही वो आखिरी बार करने आती है, यूलिया उस पर जादुई क्रिस्टल फेंक देती है। दानवी उसे काटने की कोशिश करती है और उसी वक्त जबरदस्त धमाका होता है। पूरा इलाका हिल जाता है और यूलिया को यकीन नहीं होता कि यह लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी जमीन फटती है और वही दानवी औरत बाहर निकलती है। इस बार उसके सिंग साफ नजर आ रहे थे। यूलिया डर से समझ जाती है कि उसका असली रूप एक दानव है। वो हैरान होती है कि कोई दानव इस तरह खुलेआम बाहर क्यों आया। दानव औरत कहती है कि यूलिया काफी ताकतवर है जिसने उसे इतनी गहरी चोट दी। वो बताती है कि उसे अब समझ आ गया है कि यूलिया और उसकी टीम ने कैसे एक डेमन लॉर्ड को हराया था। इसका मतलब है कि वह उन सब पर नजर रख रही थी तब से जब से शहर पर हमला हुआ था। यूलिया सोचती है कि यह दानव आयुरी के लिए आया है या फिर कर्ट के लिए, क्योंकि असल में कर्ट भी तो अभी बच्चा ही है। उसके पास अब कोई हथियार नहीं बचा और उसे लगता है कि अब उसकी मौत तय है। बस यही उम्मीद करती है कि कर्ट वर्कशॉप तक पहुंच जाए और सुरक्षित रहे, क्योंकि देर सवेर मिमिको और बाकी लोग समझ जाएंगे कि यहाँ क्या हुआ। वह मौत को स्वीकार करने ही वाली थी कि अचानक कर्ट की आवाज सुनाई देती है। वह उसे पुकारते हुए ड्रैगन पर उड़ता हुआ आ रहा था। यूलिया यह देख हैरान रह जाती है कि कर्ट इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है। उसे लगता है कि शायद कर्ट ड्रैगन को नियंत्रित करके लड़ाई करना चाहता है, लेकिन उसकी काबिलियत अभी उतनी नहीं है।
है और सचमुच ड्रैगन से टकरा कर वो सीधे एक पेड़ से नीचे जा गिरता है। यूलिया उसकी तरफ बढ़ती है और गुस्से में पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। कर्ट जवाब देता है कि वो यहाँ से भागने आया है, लेकिन उसके बिना वो नहीं जा सकता। तभी बहुत सारे सुअर उनकी तरफ भागते हैं और दोनों उन पर सवार होकर राक्षसी से भाग निकलते हैं। यूलिया अब भी नाराज है और पूछती है कि क्या उसके गांव में इतना लापरवाह काम करना आम बात है। कर्ट मुस्कुराकर कहता है कि उसने भी पहली बार ऐसा किया है। वो आगे कहता है कि किसी भी पुरुष को उस स्त्री की रक्षा के लिए लापरवाह फैसला लेने से कभी नहीं हिचकना चाहिए जो उसके लिए अनमोल हो। उसकी यह बात सुनकर यूलिसिया का दिल और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन उसे दुख भी होता है क्योंकि वह जानती है कि कर्ट का मतलब रोमांटिक नहीं है। अचानक सामने से एक आग का गोला आता है और सुअरों को लगकर कर्ट और यूलिया को जमीन पर गिरा देता है। उसके सामने राक्षसी खड़ी होती है और अगला हमला करने के लिए तैयार होती है। यूलिया कर्ट से उसका खंजर मांगती है ताकि वो उसका सामना कर सके। चोटिल होने के बावजूद वो आगे बढ़ती है, यह ठानकर कि कर्ट की रक्षा करेगी, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। जैसे ही राक्षसी आग का गोला छोड़ती है, यूलिया जादुई हमले को काटने वाली तकनीक का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। हालांकि वो कभी इसमें सफल नहीं हुई थी, लेकिन इस बार उसे भरोसा था। लेकिन वह असफल हो जाती है और सोचती है कि अब वह जलकर मर जाएगी। तभी यूरी अचानक वहाँ आकर यूलिया के सिर पर कूद जाती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। तभी आग का गोला गायब हो जाता है और सब देखते हैं कि राक्षसी अचानक घबरा गई है। यूलिया को शक होता है कि शायद उसने खुद ही हमला रोका क्योंकि आयुरी खतरे में थी। लेकिन तभी राक्षसी खून खांसते हुए भाग जाती है। यूलिया उसका पीछा करना चाहती है, लेकिन बहुत कमजोर होने की वजह से वह गिर जाती है। कर्ट और आयुरी उसकी मदद करते हैं और दवा देने पर वह बेहतर महसूस करने लगती है। यूलिसिया आयुरी को आश्वस्त करती है कि वह ठीक है। तभी अचानक हैरानी से पूछती है कि आयुरी उसके ऊपर कैसे गिरी। कर्ट बताता है कि वह गिरी नहीं बल्कि सीधे ऊपर से टेलीपोर्ट हो गई थी। यह सुनकर यूलिया चौंक जाती है क्योंकि अब तक केवल बड़े टेलीपोर्टेशन स्टोन से ही ऐसा संभव था। किसी जादूगर ने कभी मंत्र से ऐसा नहीं किया था, लेकिन आयुरी ने कर दिखाया। यूलिया उससे फिर से कोशिश करने को कहती है, लेकिन आयुरी नहीं कर पाती। इस बीच कर्ट उस राक्षसी के दोबारा आने को लेकर चिंतित होता है। यूलिसिया प्रार्थना करती है कि उनका सामना फिर से उससे ना हो। तभी एक घायल और उदास सुअर उनके पास आ जाता है। कर्ट घबरा जाता है क्योंकि उसकी असली जिम्मेदारी सुअरों का ध्यान रखना था। वह तुरंत सभी को ठीक कर देता है ताकि मालिक के आने से पहले सब सामान्य दिखे। सुअर जल्दी ही स्वस्थ हो जाते हैं। सोने के बालों वाली महिला यह देखकर खुश हो जाती है और यूलिसिया को धन्यवाद देती है। फिर वह उसके पति के बारे में पूछती है। यूलिया झूठ बोल देती है कि कर्ट बच्चा ड्रैगन उसके माता पिता को लौटाने गया है, लेकिन रास्ते में कर्ट कुछ और देख लेता है और अपना मन बदल देता है। उधर यूलिसिया और आयुरी घर लौटने लगते हैं। तभी कर्ट ड्रैगन पर सवार होकर उनके सामने आ जाता है। यूलिया हैरानी से पूछती है कि उसने अभी तक ड्रैगन को उसके माता पिता को वापस नहीं किया। तभी यूलिया देखती है कि ड्रैगन की पीठ पर वही दानव महिला बेहोश पड़ी हुई है। उसे जबरदस्त कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर कर्ट कहानी समझाने लगता है। वह बताता है कि जब उसने आसमान से उस महिला को देखा तो वह तुरंत ड्रैगन उतारकर उसकी मदद करने पहुंचा। उसने देखा कि वह बुरी तरह घायल है, लेकिन अभी भी जिंदा है, इसलिए उसने उसके लिए दवा बनाने का फैसला किया। महिला होश में आकर उसे दुश्मन की मदद करने के लिए मूर्ख कहती है, लेकिन कर्ट कहता है कि चूंकि उसने हमला रद्द कर दिया और यूलिया व आयुरी को नहीं मारा, यही वजह है कि वो उसे बचाने आया। फिर उसने दवा तैयार की और उसे दे दी, यह कहते हुए कि अगर वह इसे नहीं लेगी तो मर जाएगी। दानव महिला ने दवा पी ली, लेकिन तुरंत अजीब महसूस करने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। कर्ट ने उससे माफी मांगी और कहा कि उसने दवा में नींद की दवा मिला दी थी क्योंकि वह इतना कायर है कि उसका सीधे सामना नहीं कर सकता। उसने बताया कि वह कम से कम 3 दिन तक बेहोश रहेगी। इसके बाद उसने उसे डांटते हुए कहा कि उसने एक ऐसे ड्रैगन पर हमला किया जो इंसान से जुड़ा हुआ था। दानव महिला यह सुनकर उलझन में पड़ गई। कर्ट ने सोचा कि शायद वह उसे नहीं समझ पाएगी। उसने खुद से कहा कि सिर्फ इसीलिए कि इस महिला के भी सींग है, वह उसकी बचपन की दोस्त हिल्डा जैसी नहीं हो सकती। जैसे ही महिला ने हिल्डा नाम सुना, वो कर्ट से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दवा का असर हो जाता है और वह बेहोश हो जाती है। इसलिए कर्ट उसे उठाकर यहाँ ले आया। वर्तमान में सब लोग वापस हवेली में लौटते हैं। कर्ट आयुरी से कहता है कि वह सीना और बाकी लोगों से माफी मांगे क्योंकि उसके अचानक गायब होने की वजह से वे परेशान होंगे। तभी सीना और लीज दौड़कर आयुरी को गले लगाते हैं और यूलिया उन्हें दूर से देखती रहती है। तभी हवेली से एक और शख्स बाहर आता है जो बहुत नरमी से यूलिया और कर्ट का स्वागत करता है। दोनों हैरान रह जाते हैं कि यह कौन है। तब लीज उनका परिचय कराती है कि ये उनके 8वें मेस्टर हैं। मेस्टर अपना नाम रिकोडो बताता है। कर्ट पहले से ही उसकी पर्सनालिटी से प्रभावित हो जाता है। कर्ट भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और रिकोडो उसे इतनी शानदार बिल्डिंग बनाने के लिए थैंक्स कहता है। उधर यूलिसिया को इस आदमी पर शक होता है। वो तुरंत कर्ट को किचन में खाना तैयार करने के लिए भेज देती है और सीना को कहती है कि आयुरी को प्ले रूम में ले जाए। जैसे ही दोनों चले जाते हैं, यूलिया रिकोडो की तरफ मुड़ती है, लेकिन वह उसे कैरेज के अगेंस्ट दबा देता है। यूलिया उसकी इस हरकत से जरा भी प्रभावित नहीं होती और उसे नट क्रैकर 3000 से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका किक सीधे उसके शरीर के
आर पार चला जाता है। अब यूलिया को समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है। वो लाइस से कहती है कि ये मजाक बिल्कुल भी फनी नहीं है। प्रिंसेस बस हंस देती है क्योंकि यूलिया इतनी स्मार्ट थी कि पहचान गई कि रिकोडो असली नहीं है बल्कि कर्ट के डैगर से बनाई गई इल्यूजन है। यूलिया कहती है कि ये डैगर वाकई खास है, अगर ये ऐसे लोगों की इल्यूजन बना सकता है जो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तब लाइस बताती है कि रिकोडो बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसा वो सोचती है कि कर्ट 20 साल का होने पर कैसा दिखेगा। फिर वह इल्यूजन मिटा देती है। तभी यूलिसिया को मिमिको से मैसेज मिलता है कि वो आयुरी की बैकग्राउंड चेक की रिपोर्ट देने जल्द आएगी। रिपोर्ट वाले दिन सब लोग बड़ी उत्सुकता से उसकी तरफ देखते हैं कि वह क्या बताने वाली है, लेकिन मिमिको तो सिर्फ कर्ट के हाथ का खाना खाने आई थी क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से फेल हो गई थी। वह बताती है कि जूली जो हेयर और सलाइवा सैंपल लाई थी उसमें सिर्फ ह्यूमन डीएनए था, लेकिन आयुरी के नेल्स में उन्हें कुछ मैजिक स्टोन जैसी चीज मिली जिसमें स्पेशल मैजिक की पावर थी जो इंसानों में कभी नहीं पाई जाती। मिमिको बताती है कि स्पेस मैजिक का इस्तेमाल क्रिएशन एज में होता था, लेकिन अब वो खो चुका है और कोई भी उसे यूज नहीं कर सकता। कर्ट उससे पूछता है कि इसका क्या मतलब है, आयुरी एक मॉन्स्टर है। मिमिको कहती है कि वो अभी पक्का नहीं कह सकती, लेकिन ये सच है कि आयुरी के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता और यही उसे बेहद डेंजरस लगता है। मिमिको कहती है कि सबसे अच्छा यही होगा कि उसकी टेलीपोर्टेशन मैजिक सील करके उसे अपने किसी लैब में बंद कर दे, लेकिन कर्ट साफ मना कर देता है। मिमिको उससे वजह पूछती है। कर्ट पलट कर पूछता है कि क्या वो उसे डेंजरस मानती है। मिमिको कहती है कि नहीं, क्योंकि वो दोस्त है इसीलिए उसे कोई खतरा महसूस नहीं होता। तब कर्ट कहता है कि उसकी वजह भी यही है, उसे आयुरी से कभी खतरा महसूस नहीं होता, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आयुरी इंसान है या नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आयुरी एक दयालु लड़की है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यूलिया भी उसके बात से सहमत होती है और कहती है कि जब तक उनके पास कोई सबूत नहीं है कि वो सच में मॉन्स्टर है तब तक वे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। लाइस भी कर्ट की बात का समर्थन करती है और मिमिको से कहती है कि वो अपनी बेटी को उनसे अलग होने नहीं देगी। मिमिको उनकी वजह समझती है और उनसे कहती है कि वे आयुरी का ध्यान रखे। फिर वह उस डीमन औरत के बारे में पूछती है जिसे उन्होंने पकड़ा था, जिसे कर्ट अभी भी ड्रैगन हंटर समझता है। कर्ट बताता है कि वह बेसमेंट की प्रिजन में बंद है। जब मिमिको उसे देखने जाती है, कर्ट उससे कहता है कि उस बेचारी औरत को जेल में मत डालना, लेकिन मिमिको उसे यह नहीं बताती कि वह औरत कोई साधारण नहीं बल्कि डीमन है, इंसानों की सबसे बड़ी दुश्मन, और उसका अंजाम सिर्फ जेल से भी कहीं ज्यादा बुरा होगा। मिमिको यूलिया को लेकर प्रिजन जाती है और डीमन महिला को जगाकर पूछती है कि क्या वो बोल सकती है। वह औरत छोटे छोटे वाक्य में बोलती है कि वॉरियर सिर्फ जरूरी बातें ही कहते हैं। मिमिको को समझ आता है कि वह डम नहीं है बल्कि वॉरियर होने की वजह से ऐसे बोलती है, लेकिन डीमन महिला इस बात पर नाराज हो जाती है और आग से हमला करने की कोशिश करती है, पर कर्ट का बनाया हुआ कमरा एंटी मैजिक प्रॉपर्टीज वाला था जिसने उस आग को रोक दिया। मिमिको उसे बताती है कि वो कुछ नहीं कर सकती और पूछती है कि क्या उसका साथी आसपास है। डीमन महिला जवाब देती है कि हारा हुआ हमेशा जीतने वाले की बात मानता है, लेकिन उसे हराया कर्ट ने है, इसलिए वह सिर्फ उसी के सवालों का जवाब देगी। मिमिको मजबूर होकर कर्ट और लाइस को बुला लेती है। कर्ट तुरंत उसे पूछता है कि वो कैसा महसूस कर रही है। डीमन औरत अपने हाथों की रस्सियों की शिकायत करती है। कर्ट कहता है कि उसे खोल नहीं सकते, लेकिन वह बीच में टोकते हुए पूछती है कि क्या सच में कर्ट हिल्डा को जानता है। कर्ट हाँ कहता है। यूलिया उस नाम पर क्यूरियस हो जाती है। कर्ट बताता है कि हिल्डा एक मर्चेंट की बेटी थी और वह भी सींग वाली इंसान थी, ठीक इसी डीमन की तरह। तब डीमन पूछती है कि क्या हिल्डा ने ग्रिफिन केस्ट पहना था। कर्ट कहता है हाँ। यह सुनकर डीमन औरत जोश में आ जाती है और बताती है कि हिल्डा इस समय मार्ग्रेव टीम के किले में कैद है और वह उसे बचाना चाहती है। यह सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। कर्ट कहता है कि उन्हें तुरंत हिल्डा को बचाने जाना चाहिए, लेकिन यूलिया उस पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि शायद डीमन सिर्फ कर्ट की भावनाओं के साथ खेल रही है। यूलिया पूछती है कि अगर वह सच में हिल्डा को बचाना चाहती है तो उसने आयुरी पर हमला क्यों किया। डीमन महिला कहती है कि वह टोन की जांच कर रही थी, लेकिन टोन उन्हें ही इन्वेस्टिगेट कर रहा था, इसलिए वह उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँची। तभी उसने देखा कि आयुरी अचानक कैरेज में टेलीपोर्ट हो गई और उसे लगा कि उसकी पावर का इस्तेमाल हिल्डा को बचाने के लिए किया जा सकता है। कर्ट तुरंत उसकी बात मान लेता है, लेकिन यूलिया फिर याद दिलाती है कि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। तभी डीमन महिला कहती है कि उनका पेंडेंट देखो। जब यूलिया उसे उसके कपड़ों से निकालती है तो कर्ट तुरंत पहचान लेता है कि वह हिल्डा का पेंडेंट है। डीमन बताती है कि हिल्डा ने ही उसे यह दिया था और जब उसने देखा कि यूलिया के पास भी वही ग्रिफिन मार्क वाला डैगर है तो उसने अपना हमला रोक दिया। कर्ट कहता है कि हिल्डा ने ही उसे वह डैगर दिया था और अब उसके पास प्रूफ है कि डीमन सच बोल रही है। मिमिको भी अब उस पर भरोसा करने लगती है और डीमन महिला से कहती है कि वे हिल्डा को बचाएंगे, लेकिन उसे यही रहना होगा। कर्ट डीमन औरत से कहता है कि वह कमरे में ही रहे। अब वह अपना नाम सोल बताती है और कहती है कि वह इस नाम से उसे बुला सकता है। कर्ट खुश हो जाता है कि अब वो फर्स्ट नेम से उसे बुला सकता है। अभी अचानक आयुरी टेलीपोर्ट होकर उनके बीच आ जाती है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाते हैं।
कर्ट मिमिको से पूछता है कि हिल्डा को कैसे बचाया जाए, क्योंकि उसे कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा। मिमिको तुरंत एक मीटिंग बुलाती है कर्ट को छोड़कर, ताकि वे प्लान बना सके। अपने स्पाई नेटवर्क की मदद से मिमिको के पास टोन के मेंशन का नक्शा है। वो बताती है कि टोन की पत्नी और बेटी मर चुकी है और मेंशन में एक ऐसा कमरा है जहाँ सिर्फ वही जाता है। अक्सर उसे वहाँ खाना ले जाते हुए देखा गया है। सॉल कहती है कि उसने उस कमरे में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही। यहाँ तक कि मिमिको के जासूस भी वहाँ नहीं जा सके। तभी लाइस एक आइडिया देती है कि इल्यूजन का इस्तेमाल करके ऐसा दिखाया जाए जैसे कोई चोर मैजिक से दीवार के पार जा रहा है। इससे टोन घबरा जाएगा और खुद ही दरवाजा खोलेगा। लाइस चाहती है कि इस काम के लिए वे फेक एडिटर रिकोडो का इस्तेमाल करे। सबको यह आइडिया अच्छा लगता है। जूली को चिंता होती है कि कर्ट को डीमन के साथ अकेला छोड़ना पड़ेगा, लेकिन लाइस समझाती है कि कर्ट भी उनके साथ जाएगा। लाइस बताती है कि टोन अपने इलाके में 3 दिन का फेस्टिवल कराने वाला है और यही परफेक्ट मौका है। रिकोडो को नए एलियर मेजिस्टर के रूप में इंट्रोडक्शन करने का बहाना होगा और साथ ही कर्ट से कह सकते हैं कि वे इलाके की कल्चर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन असलियत में यह दोनों बहाने हैं, क्योंकि यूलिया और लाइस दोनों कर्ट के साथ फेस्टिवल डेट करना चाहती है। प्लान तीसरे दिन एग्जीक्यूट होता है जब नाइट्स को फांसी दी जाएगी, लेकिन असल वजह यह है कि दोनों कर्ट के साथ फेस्टिवल में पूरा एक दिन बिता सके। जल्द ही ग्रुप टोन के इलाके की ओर निकलता है। रास्ते में कर्ट रिकोडो से बात करता है और उसे रेस्क्यू मिशन में घसीटने के लिए माफी मांगता है, लेकिन रिकोडो, जो असल में लाइस की सोच का इल्यूजन है, कहता है कि नोबेल होने के नाते उसका यह कर्तव्य है कि वह बुरे नोबेल को रोके। यूलिया और लाइस ये सुनकर घबरा जाते हैं, लेकिन जब रिकोडो कर्ट से कहता है कि उसकी रॉयल फैमिली वाली पहचान सीक्रेट रखे, तो दोनों थोड़ा शांत हो जाते हैं। बाद में वे अपने सराय पहुँचते हैं। रिकोडो पहले ही निकल जाता है ताकि टोन से मिलने की तैयारी कर सके। फिर यूलिया कर्ट से कहती है कि कल वह मेंशन की जांच करेगी, जबकि कर्ट को लाइस और आयोरी का ध्यान रखना होगा। कर्ट उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लाइस रोक देती है और कहती है कि उसे तो उसके साथ मार्केट स्टडी करनी है। वह कर्ट को इमोशनल तरीके से मजबूर करती है कि आयोरी भी अपने पापा के साथ पहली बार फेस्टिवल देखने को लेकर बहुत एक्साइटेड है। कर्ट मान जाता है। अगले दिन आयोरी और लाइस फेस्टिवल में खूब मजे करते हैं। लाइस कर्ट से पूछती है कि उसने अपनी एडवेंचर पार्टी के साथ जरूर बहुत फेस्टिवल देखे होंगे। कर्ट बताता है कि वे बहुत शहरों और फेस्टिवल में गए थे, लेकिन वो हमेशा मेंटेनेंस और गार्डन के कामों में बिजी रहता था, जबकि बाकी लोग मजे करते थे। लाइस उसे दया भरी नजरों से देखती है, लेकिन कर्ट को लगता है कि यह सब नॉर्मल है। फिर भी वो आयुरी को वो सब देना चाहता है जो उसे खुद कभी नहीं मिला। इसी वजह से वो फेस्टिवल आया है। अचानक लाइस उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि उसे इस फेस्टिवल में मजा लेना चाहिए ताकि पिछली सारी कमी को पूरी कर सके। कर्ट यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि लाइस इस डेट के बाद उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाली है। फेस्टिवल में कर्ट, लाइस और आयुरी तीनों खूब मजे करते हैं। शाम होने पर लाइस उन्हें एक गार्डन में ले जाती है ताकि आयुरी दूसरे बच्चों के साथ खेल सके और उसे कर्ट के साथ अकेले समय मिल जाए। उसे लगता है कि कर्ट फेस्टिवल में खुश है और अगर वो अभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगी तो वह और भी खुश होगा। लेकिन जब वो कर्ट के पास जाती है तो उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन होता है। लाइस सोच में पड़ जाती है, फिर ध्यान देती है कि वो टोन के किले के सामने खड़े हैं और कर्ट उसी को घूर रहा है। उसे याद आता है कि उसने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया। वो तुरंत पूछती है कि क्या वह हिल्डा को लेकर परेशान है। कर्ट उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है और कहता है कि सबने हिल्डा को बचाने का वादा किया है और वह उन पर भरोसा करता है, लेकिन फिर भी उसे गिल्ट है कि वह खुद कुछ नहीं कर पा रहा। लाइस उसे गिनाकर बताती है कि उसने कितने अद्भुत काम किए हैं, लेकिन कर्ट को लगता है कि वह खास नहीं है और कोई भी ये काम कर सकता है। लाइस सोचती है कि वह उसे खुद की अहमियत कैसे समझाए कि अभी कन्फेशन का सही समय नहीं है, इसलिए वह कहती है कि वो कर्ट का गहरा सम्मान करती है और उसे बेहद पसंद करती है। और सिर्फ वही नहीं बल्कि वर्कशॉप के बाकी सब लोग उसे पसंद करते हैं और इसी वजह से सब हिल्डा को बचाने के लिए आए हैं। कर्ट यह सुनकर भावुक हो जाता है और कहता है कि वो भी सबको पसंद करता है और यही कारण है कि वो सबके लिए और मददगार बनना चाहता है। लाइस वादा करती है कि वे भविष्य में एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। तभी आयुरी भूख लगने की बात कहकर कर्ट को बुला लेती है और उनका इमोशनल पल टूट जाता है। कर्ट उसके पास भाग कर जाता है और पीछे खड़ी लाइस सोचती है कि उसने कन्फेशन का एक सुनहरा मौका खो दिया, लेकिन फिर वो मुस्कुरा देती है क्योंकि उसने कर्ट की सच्ची मुस्कान देखी और खुद से वादा करती है कि वह जल्दी अपने दिल की बात कर्ट को बताएगी। अगले दिन यूलिया की बारी आती है कर्ट के साथ डेट पर जाने की। निकलने से पहले वो उस शॉट को देखती है जो कर्ट ने उसके लिए हाल ही में बनाई थी, क्योंकि डीमन वाली लड़ाई में यूलिया की तलवार टूट गई थी। कर्ट ने उसके लिए माइथ्रियल और एडमेंटाइट से स्वॉर्ड बनाई थी। इसके लिए उसने एक ड्वार्फ ब्लैकस्मिथ की फोर्क उधार ली थी। जब ब्लैकस्मिथ
रोहित ने सुना कि कर्ट इन 2 अल्ट्रा रेयर मेटल का एलॉय बनाकर तलवार बनाने वाला है तो वह हंस दिया, लेकिन कर्ट ने सबको गलत साबित कर दिया। उसने जो तलवार बनाई वो इतनी मजबूत और तेज थी कि आसानी से एक बड़े पत्थर को काट सकती थी। यह देखकर ब्लैक स्मिथ का रिएक्शन ऐसा था मानो उसने किसी गॉड ऑफ वेपन मेकिंग का काम देख लिया हो। वह तुरंत अपने स्किल सुधारने के लिए यात्रा पर निकल गया। यूलिया अपनी यादों से बाहर आती है और एक्साइटेड हो जाती है कि उसे आज कर्ट के साथ डेट पर जाने का मौका मिला है। उसकी किस्मत भी अच्छी थी क्योंकि आयुरी कल मार्केट में दौड़ते दौड़ते थक गई थी और अभी सो रही है, यानी यूलिया अकेली कर्ट के साथ जा सकती है। वह सोचती है कि अपनी एडवेंचर वाली एक्सपीरियंस से वह कर्ट को शहर के बेस्ट जगहों पर ले जाएगी और इस तरह दिखा पाएगी कि वह लाइफ से बेहतर है। लेकिन तभी उसे पास में शोर सुनाई देता है। कुछ ठग्स एक गरीब आदमी की शॉप को तोड़ रहे होते हैं। यूलिया पहले इग्नोर करना चाहती है क्योंकि वह अपना डेट खराब नहीं करना चाहती, लेकिन कर्ट रुकने वाला नहीं था। वह तुरंत उन गुंडों के पास जाता है और कहता है कि शॉपकीपर को परेशान करना बंद करो। उनसे कारण पूछता है कि वे दुकान क्यों तोड़ रहे हैं। यूलिया को समझ में आ जाता है कि उसकी कर्ट के साथ नॉर्मल डेट होना तो किस्मत में ही नहीं है। ठग्स बताते हैं कि इस शॉप पर मिलने वाले मीट बंस का टेस्ट बेकार है और वे दूसरों की मदद कर रहे हैं ताकि कोई और गलती से इन्हें ना खरीदे। कर्ट खुद फैसला करने का सोचता है और तुरंत एक बन खरीद कर चखता है। वो कहता है कि बन तो बहुत स्वादिष्ट है और इसके इंग्रेडिएंट्स बड़े ध्यान से चुने गए हैं। तभी उनमें से एक छोटा सा ठग कर्ट को धक्का देकर कहता है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश न करे, लेकिन यूलिया तुरंत कर्ट को संभाल लेती है। वो गुंडों से कहती है कि कर्ट कोई फूड क्रिटिक नहीं है, लेकिन वह 8 लेयर में काम करता है और यह क्वालिफिकेशन काफी है किसी को जज करने के लिए। यह सुनकर ठग घबरा जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें किसी 8 लेयर से उलझना नहीं चाहिए। वे तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। वो आदमी कर्ट का धन्यवाद करता है, लेकिन उसे पूरी तरह से चोट लगी होती है। कर्ट देखता है कि उसकी कुछ हड्डियाँ टूट गई है। जूलिया कहती है कि उसकी दवा से यह जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन कर्ट उसे रोकते हुए कहता है कि हमें उसे पास के अस्पताल में ले जाना चाहिए क्योंकि किसी नौसिखिए की बनाई दवा से बेहतर इलाज वही होगा। जूलिया कुछ कहती उससे पहले ही कर्ट घायल आदमी को उठा लेता है और अस्पताल भाग जाता है, जिससे उनकी डेट और भी खराब हो जाती है। जूलिया लगभग रोने ही वाली होती है, लेकिन तभी दुकान वाले की छोटी बेटी जोर जोर से रोने लगती है। जूलिया उसे चुप कराने लगती है। तभी एक व्यापारी वहाँ से गुजरता है और लोगों से मीठे कैक्टस का जूस खरीदने को कहता है। जूलिया तुरंत पहचान लेती है कि वो मिमिको की जासूस है। वो उसके पास जाती है और जासूस उसे बताती है कि आज एक कुकिंग प्रतियोगिता होने वाली है। पिछले 2 सालों से गार्गल रेस्टोरेंट का चैंपियन रहा है, लेकिन इस बार उन्हें एक छोटे से दुकान से खतरा लग रहा था जो बहुत ही स्वादिष्ट मीट बन बेचता था। इसीलिए उन्होंने गुंडों को किराए पर रखा और उस दुकानदार को परेशान करना शुरू कर दिया। ये सुनकर यूलिया गुस्से से भर जाती है और सोचती है कि इन्हीं गार्गल रेस्टोरेंट वालों ने उसकी डेट खराब की है। वह सोचती है कि जैसे ही कर्ट वापस आएगा सब ठीक हो जाएगा और वे फिर से डेट पर लौट पाएंगे। लेकिन तभी कर्ट लौटता है और बुरी खबर देता है। वो दुकानदार बुरी तरह घायल हुआ है, इसलिए उसे पूरे दिन के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वो अपनी बेटी और दुकान को लेकर भी बहुत चिंतित है। यूलिया समझ जाती है कि आगे क्या होने वाला है और जैसा उसने सोचा था, कर्ट उससे पूछता है कि क्या वह आज के लिए दुकान संभालने में उसकी मदद कर सकती है। वो पहले ही दुकानदार से वादा कर चुका है कि वो उसकी दुकान को संभालेगा। यूलिया चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाती। वो तय करती है कि गार्गल रेस्टोरेंट से बदला लेगी और कर्ट से कहती है कि वे मिलकर स्वादिष्ट मीट बन बनाएंगे और प्रतियोगिता जीतेंगे। लेकिन तभी वो छोटी लड़की लूना कहती है कि अब ऐसा संभव नहीं है क्योंकि गुंडों ने सारा भराव फेंक दिया है। अब उनके पास बनाने के लिए कोई भी सामग्री नहीं है। यूलिया उसे हिम्मत दिलाती है और कहती है कि वे किसी तरह मैनेज कर लेंगे। फिर वो कर्ट से पूछती है कि क्या वो बाकी बची सामग्री से स्वादिष्ट मीट बन बना सकता है। कर्ट कहता है कि हाँ, वो बना सकता है। यूलिया उससे कहती है कि लूना को बनाना सिखाओ क्योंकि उसी को प्रतियोगिता जीतकर अपने पिता को गर्व महसूस कराना चाहिए। लूना तैयार हो जाती है। फिर यूलिया कर्ट से पूछती है कि उसे कौन कौन सी सामग्री लानी चाहिए। कर्ट कहता है कि जितने ज्यादा मीठे कैक्टस मिले उतने ले आओ और वो लाल बीन्स भी ले आओ जो उसने कल एक खेल में जीते थे। उसी बीच कर्ट यह योजना बनाता है कि वो दुकान के सामने खुदाई करेगा। यूलिया हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम सच में मुख्य सड़क खोदना चाहते हो। कर्ट कहता है हाँ, इसमें कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि वह जल्दी से गड्ढा खोदकर उसे वापस से भर देगा। लेकिन यूलिया उसे समझाती है कि कम से कम खुदाई का परमिट तो ले लो। इधर प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और जज अलग अलग दुकानों पर जाकर स्वाद चख रहे होते हैं। वे गार्गल रेस्टोरेंट के डोनट्स की खूब तारीफ करते हैं और सबको लगता है कि इस बार भी वही जीतेगा। और सबसे बढ़कर उस मोटे मालिक ने एक जज को रिश्वत भी दी थी ताकि हर हाल में वही जीते। लेकिन तभी कुछ लोग अचानक मीट बन की तारीफ करने लगते हैं और बाकी लोगों को भी खाने के लिए बुलाते हैं। जैसे ही वह मोटा मालिक ये सुनता है वो घबरा जाता है
क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि गुंडे उस मीट बन की दुकान बंद कर चुके होंगे। वह तुरंत उस दुकान की ओर दौड़ता है और देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ तो एक लंबी लाइन लगी हुई है। न सिर्फ मीट बन बहुत तेजी से बिक रहे हैं, बल्कि उनकी दुकान के पास ही अचानक एक गर्म पानी का सोता भी निकल आया है। मोटा आदमी समझ नहीं पाता कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। तभी जज वहाँ पहुँच जाते हैं और वह मोटा आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है कि ये बन मत खाइए, इनमें काला चिपचिपा पदार्थ है जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसी समय लूना आ जाती है और जज उसे कहती है कि पहले इन्हें चक्कर तो देखिए, फिर फैसला कीजिए। वह जज जिसे रिश्वत मिली थी वह एक बन उठाता है और तोड़कर देखता है, उसमें सच में काला भरावन है। तभी लूना बताती है कि यह उबली हुई लाल बीन्स और मीठे कैक्टस जैम से बनाया गया है, जैसा कि कर्ट ने उसे सिखाया था। जज इस अनोखे नुस्खे से पहले ही प्रभावित हो जाते हैं और जैसे वे बन खाते हैं उनके चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। मोटू गुस्से से बौखला जाता है, लेकिन जैसे ही वह खुद एक बन खाता है उसका दिमाग उड़ जाता है, जैसे वो किसी फूड की दुनिया में पहुंच गया हो। तभी यूलिया भी वहां पहुंचती है और लूना का हौसला बढ़ाती है। वो जजों को बताती है कि बन का आटा इतना फुला फुला इसलिए है क्योंकि उसमें सोडा मिला हुआ है और पानी का इस्तेमाल किया गया है। वो आदमी हैरान होकर पूछता है कि ऐसा पानी कहाँ से मिला। यूलिया गर्व से कहती है कि यह तो सामने निकले हॉट स्प्रिंग से लिया गया है। वो आदमी चिल्लाता है कि यह हॉट स्प्रिंग यहाँ पर कहाँ से आया। यूलिया मुस्कुराकर कहती है कि इसे अभी कर्ट ने खोदा है। उस आदमी को यकीन नहीं होता, लेकिन जैसे यूलिया बताती है कि कर्ट आयलियर में काम करता है, वो चुप हो जाता है। तुरंत अपनी चाल बदलते हुए वो कहता है कि ये हॉट स्प्रिंग बिना परमिट के खोदा गया है और अब इन्हें जरूर सजा मिलेगी। लेकिन यूलिया तुरंत उसे परमिट दिखा देती है जो लाइस ने सीधा टॉम से दिलवाया था। अब मोटू पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। यूलिया आगे समझाती है कि यह हॉट स्प्रिंग अब लोगों के लिए रिलैक्सिंग फुटबाथ का काम करेगा और इसे शहर के प्रशासन के अंतर्गत एक नए पर्यटन स्थल की तरह संभाला जाएगा। यह सुनकर वो आदमी पागल हो जाता है और उस रिश्वतखोर जज को खींचकर अलग से ले जाकर कहता है कि अपना काम करो और बाकी जजों को भी मना लो। लेकिन मीठे बन का स्वाद उस जज की आंखों को खोल चुका होता है। वह कहता है कि अब वो इस दुकान को खराब रिव्यू नहीं दे सकता। यहाँ तक कि वो उस आदमी से कहता है कि अब उसे उसके पैसों की जरूरत नहीं है और वह दौड़कर वापस जजों के पास चला जाता है। उसी समय वह आदमी उन 3 गुंडों को देखता है जिन्हें उसने किराए पर रखा था। वे एक कोने के पीछे छिपे हुए थे। वो तुरंत उनके पास जाता है और उन्हें आदेश देता है कि दुकान को तुरंत तोड़फोड़ कर दो। वो कहता है कि अगर इस वजह से वे जेल में चले भी जाए तो भी वो किसी तरह उन्हें छुड़ा लेगा। लेकिन तभी वे गुंडे अजीब सी लड़कियों जैसी आवाजें बात करने लगते हैं और कहते हैं कि वे इस बार उसकी चाल नहीं मानेंगे। वो आदमी हैरान हो जाता है, लेकिन असलियत तो ये निकलती है कि वे गुंडे तो लाइस के बनाए हुए भ्रम थे। असल में वहाँ लाइस अपने 2 जासूसों के साथ मौजूद थी। वो उस आदमी से कहती है कि जिन गुंडों को उसने काम पर रखा था वे पहले ही जेल में सड़ रहे हैं और अब उसकी बारी है। तभी यूलिया भी वहाँ पहुँचकर उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि उन्हें पता है कि वो टियोन के किले में काम करने वाली मार्केट को खाना की सामग्री सप्लाई करता है और अपने रेस्टोरेंट में किले की रसोई से बचे हुए टुकड़े का इस्तेमाल करता है। इसके अलावे यूलिया बताती है कि उसने खाने में नशे वाला पाउडर मिलाया था ताकि ग्राहक बार बार उसकी दुकान पर आए और उसके खाने के आदी हो जाए। यह सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और चिल्लाकर पूछता है कि उन्हें ये सब कैसे पता चला। तभी लाइस अपने भ्रम खंजर का इस्तेमाल करके उसका रूप धारण कर लेती है और कहती है कि वह एक बार लॉर्ड की रसोई में उसी के वेश में घुस गई थी। वहाँ के रसोइये खुद ही सारा राज खोल बैठे। यूलिया उसे आत्मसमर्पण करने को कहती है और बताती है कि अब उसे अपनी करतूतों की वजह से जेल में सड़ना होगा। लेकिन वह आदमी अचानक चाकू निकालकर लाइस पर हमला कर देता है। सौभाग्य से जासूस उसे तुरंत पकड़कर जमीन पर दबा लेते हैं। यूलिया उसे चेतावनी देती है कि शाही सदस्य पर हमला करने की वजह से अब उसे उम्र कैद की सजा मिलेगी। वो आदमी यह समझ नहीं पाता जब तक कि लाइस अपनी असली पहचान उसके सामने नहीं रख देती। यह सुनकर वो आदमी पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद लाइस यूलिया को चिढ़ाती है कि उसका कर्ट के साथ डेट खराब हो गया, लेकिन यूलिया कहती है कि अब इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कर्ट खुश है। उस रात टोन को उस मोटे आदमी की गिरफ्तारी की खबर मिलती है। उसे गुस्सा आता है क्योंकि उस आदमी ने लाइस पर हमला किया जबकि वह त्योहार का आनंद ले रही थी और इसके अलावे वे दोनों अच्छे संबंधों में भी थे। फिर उसका सहायक बताता है कि जांच से पता चला है कि किले की रसोई में काम करने वाले सभी रसोइये उसी आदमी के भेजे हुए थे और इस वजह से उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया है। यह सुनकर टोन घबरा जाता है क्योंकि लाइस अगले दिन उससे मिलने आने वाली है और उसके पास स्वागत करने के लिए कोई भी रसोइया नहीं है। उसका सहायक कहता है कि उसके पास एक योजना है। वह सुझाव देता है कि वे वही मीठी बन और चाय पेश करे जिन्होंने खाना बनाने की प्रतियोगिता जीती थी। टोन इस विचार को अच्छा मानता है और अपने सहायक को आदेश देता है कि अगले सुबह उस रसोइये को ले आए जिसने वो मीठी बन बनाई थी। अगली सुबह लाइस और जूली नकली 8 मेस्टर रिकॉर्डो के साथ टोन से मिलने की तैयारी करती है। उनके सामने टोन के किले का नक्शा रखा होता है। यूलिया कर्ट से कहती है कि आज वे उसकी दोस्त हिल्डा को छुड़ाने वाली है। वो उसे योजना में शामिल होने का फैसला करती है और बताती है कि जिस कमरे में हिल्डा कैद है वहाँ पहुँचा जा सकता है केवल रसोई के रास्ते से ताकि आसानी से खाना पहुँचाया जा सके और किसी को शक भी ना हो।
रिकोडो कहता है कि वो यह साबित करने की कोशिश करेगा कि हिल्डा सचमुच कैद है और फिर टोन को मनाएगा कि उसे छोड़ दे। वो कर्ट से कहता है कि वो निश्चिंत रहे और इस बीच लूना की दुकान में उसकी मदद करे जब तक कि उसके पिताजी ठीक नहीं हो जाते। जैसे ही कर्ट चला जाता है, लाइस अचानक यूलिया के पीछे प्रकट होती है क्योंकि उसने अपने खंजर से एक साथ 3 भ्रम रचे हुए थे। उन्होंने सब पहले से ही प्लान कर रखा था क्योंकि भ्रम का इस्तेमाल करने में 2 बड़ी दिक्कतें थी। पहली, लाइस को भ्रम बनाने के लिए अपना खंजर निकालना पड़ता है लेकिन वह टोन से बिना मियान के हथियार लेकर नहीं मिल सकती। दूसरी, भ्रम किसी चीज को छू नहीं सकते और इससे मुलाकात में दिक्कत हो सकती थी। इन दोनों समस्याओं का हल निकालने के लिए लाइस ने तय किया कि वो अपने साथ रिकोडो का भी भ्रम बनाएगी और फिर खुद को अदृश्य करके जरूरत पड़ने पर चीजें संभालेगी। यह सब तय करके दोनों टोन से मिलने निकल पड़ते हैं। लाइस रिकोडो और अपने भ्रम को तैयार कर लेती है और गायब होने ही वाली होती है कि तभी जासूसों से संदेश आता है कि कर्ट को टोन के किले में अस्थायी रसोइये के रूप में रखा गया है और वह पहले ही आयुरी के साथ किचन पहुंच चुका है। यह सुनकर यूलिया और लाइस दंग रह जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वे हंसे या रोए। कुछ मिनट पहले कर्ट स्टॉल में भरे हुए बन बना रहा था, तभी उसने बाहर लूना की चीख सुनी। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और देखा कि वो बस चौंकी हुई थी क्योंकि एक नाइट ने उससे कहा था कि वह तुरंत लॉर्ड टोन के लिए 100 स्टफ्ड बन तैयार करे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि लूना को आज एक अस्थायी सेफ के रूप में किले में काम करने आना होगा, लेकिन लूना यह नहीं कर सकती थी क्योंकि अब स्टॉल खोलने का समय हो चुका था। कर्ट ने उसे समझाया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह खुद बन बनाएगा और फिर किले जाएगा। उसने जो बन पहले से तैयार किए थे उन्हें नाइट्स को चखने के लिए दिया जब तक वह उनके लिए ऑर्डर पूरे कर रहा था और जैसे ही नाइट्स ने पहला निवाला लिया वे मानो ज्ञान प्राप्त कर बैठे। जब कर्ट उनके ऑर्डर के साथ लौटा तो उसने देखा कि वे सब एकदम जमे हुए खड़े थे। कर्ट ने सोचा कि शायद वे पिछले कुछ दिनों से लगातार ड्यूटी करने की वजह से थक गए होंगे, लेकिन जैसे ही नाइट कैप्टन ने कर्ट की आवाज सुनी वह होश में आ गया और बोला कि त्योहार के दौरान ओवरटाइम की थकान उस बन को खाने के बाद पूरी तरह से गायब हो गई है। इसके बाद कर्ट आयुरी के साथ किले की ओर निकल पड़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि जिसने उसे बुलाया है वही टोन है जिसने हिल्डा का अपहरण किया था, जहाँ एक सहायक ने उसे बन लिए और कहा कि इन्हें राजकुमारी को परोसा जाए। हालांकि वह लाइस के साथ रहते रहते आदत डाल चुका था, लेकिन कर्ट घबरा गया कि कहीं जल्दी जल्दी बनाए गए ये बन राजकुमारी के सामने अच्छे न लगे। सहायक ने उसे आश्वासन दिया कि जब तक टोन और लाइस की मुलाकात खत्म न हो जाए कर्ट वहीं तैयार खड़ा रहे ताकि अगर कुछ और बनाने का आदेश मिले तो तुरंत बना सके। जैसे ही सहायक चला गया कर्ट की नजर रसोई के आखिरी दरवाजे पर गई और उसके मन में हिल्डा का ख्याल आया। उधर लाइस टोन से मिल रही थी और अपने भ्रम बनाए हुए थी। टोन ने कोशिश की कि मोटे सेफ द्वारा उस पर हमले हुए घटना को हल्के में लिया जाए, जबकि लाइस उससे बात में उलझाए रखी। यूलिया दरवाजे की रखवाली कर रही थी और मन ही मन यही चाह रही थी कि कर्ट कोई लापरवाही ना कर बैठे। इसी बीच रसोई में कर्ट बेचैन महसूस कर रहा था क्योंकि वो दरवाजा खोलकर हिल्डा को देखना चाहता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि कोई भी जोखिम उनकी योजना को बिगाड़ सकता है। फिर भी इस इच्छा को दबाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था और तभी आयुरी ने उसकी चिंता भरी नजरें देख ली। उसने कर्ट से पूछा कि उसे क्या परेशान कर रहा है। कर्ट ने कहा शायद उसका दोस्त उसी दरवाजे के पीछे है, लेकिन वह अभी उसे खोल नहीं सकता। आयुरी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि वह उसे दरवाजे के पार उसके दोस्त की तलाश में ले जा सकती है। वह अचानक उसे गले लगाती है और अगले ही पल कर्ट पाता है कि वे दोनों दरवाजे के पीछे वाले क्षेत्र में पहुंच गए हैं। कर्ट हैरान होता है कि आयुरी उसे अपने साथ टेलीपोर्ट भी कर सकती है। वह आयुरी से कहता है कि अब वापस चलना चाहिए, लेकिन आयुरी कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह कर्ट के साथ मिलकर उसके दोस्त को ढूंढना चाहती थी। कर्ट उसे कैसे सांत्वना दे यही सोच ही रहा होता है कि तभी उसे पास वाले कमरे से किसी महिला की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि यह हिल्डा होगी और वह दिमाग में उठ रही सारी चेतावनी को नजरअंदाज करके उसे बचाने का निश्चय करता है। वह पिन निकालकर दरवाजा खोलता है, लेकिन सिर्फ भीतर एक बूढ़ी औरत होती है। दूसरी ओर टोन रिकोडो से कहता है कि वह उसे शहर का गवर्नर बनाना चाहता है, लेकिन रिकोडो जवाब देता है कि वो यह पद स्वीकार करने से पहले कुछ सवाल अकेले में पूछना चाहता है। नकली लायस कमरे से बाहर चली जाती है और जैसे ही वह जाती है टोन काफी सहज हो जाता है, यह जाने बिना कि राजकुमारी सब देख रही है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि टोन का 8 माइस्ट्रो से कोई छिपा हुआ काम है। वो रिकोडो को नियंत्रित करके टोन से यह पूछवाती है कि उसे उससे क्या चाहिए। टोन उसके सीधे सवाल से खुश होकर पूछता है कि क्या वह अपनी अमर जवानी में रुचि रखता है। इधर कर्ट और वह औरत दोनों एक दूसरे को देखकर चकित रह जाते हैं। औरत उसे कमरे में आने को कहती है क्योंकि उसके पास अक्सर मेहमान नहीं आते। कर्ट कुछ नहीं कह पाता, लेकिन आयुरी भी उसके साथ अंदर चली जाती है। आयुरी देखती है कि वह औरत बीमार लग रही है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। औरत बताती है कि वह हाल में ठीक से नहीं खा पा रही। अभी आयुरी उसे कर्ट के बनाए हुए स्टफ्ड बन देती है। औरत उसे बिना झिझक के खा लेती है और हैरान रह जाती है क्योंकि वह इस खाने का स्वाद महसूस कर सकती है, जबकि और खाने उसका असर नहीं कर पाते। अचानक कर्ट को एहसास होता
है कि यह औरत सच में बूढ़ी नहीं है बल्कि सिर्फ बूढ़ी दिखती है। वो पूछता है कि ऐसा कैसे संभव है। औरत हैरान होती है कि उसने यह सिर्फ देखकर पहचान लिया। वह कर्ट की और भी दक्षताओं पर आश्चर्य जताती है और पूछती है कि क्या वह कोई मशहूर जादूगर है, लेकिन कर्ट कहता है कि वो तो बस लोकल एलियर में काम करने वाला एक लड़का है। फिर भी औरत मानती है कि कर्ट बहुत खास है और कहती है कि शायद वही अकेला है जो हिल्डा को बचा सकता है, जो उसके कमरे के ठीक नीचे फंसी हुई है। यह सुनकर कर्ट घबरा जाता है और एक सख्त ब्लेड को फावड़े में बदलकर नीचे खोदने की कोशिश करने लगता है, लेकिन औरत उसे रोकती है और कहती है कि वो उसके साथ एक गुप्त रास्ते से चले जो उन्हें सीधे हिल्डा तक ले जाएगा। उधर मीटिंग रूम में लॉयस यह जानकर हैरान रह जाती है कि टोन अमर जवानी के पीछे पड़ा हुआ है। रिकोडो कहता है कि अमर जवानी 8 माइस्ट्रो का अंतिम लक्ष्य रहा है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। टोन समझाता है कि इंसानों की उम्र छोटी होती है जबकि एल्फ और डेमन जैसी जातियां लंबे समय तक जीवित रहती है। पहले भी प्रयोग हुए थे जिनमें इंसानों के शरीर में एल्फ और डेमन की कोशिकाएं डाली गई थी ताकि इंसान भी लंबे समय तक जी सके, लेकिन रिकोडो तुरंत कहता है कि वे सारे प्रयोग असफल हुए और खतरनाक परिणामों के कारण उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। टोन कहता है कि उसे रिकोडो की काबिलियत पर पूरा भरोसा है और वही ऐसा इंसान है जो हमेशा जवान रहने वाली दवा बना सके। अब लाइस उसकी योजना पूरी तरह से समझ जाती है और सोचती है कि एक चोर का भ्रम पैदा करके उसे बेनकाब किया जाए, लेकिन उससे पहले उसे और जानकारी चाहिए। रिकोडो टोन से पूछता है कि आखिर उसे इतनी जल्दी क्यों है। वो उसे याद दिलाता है कि देश और चर्च दोनों के कानून के हिसाब से राक्षस की कोशिकाएं रखना और उन पर प्रयोग करना बिल्कुल कानूनी है, लेकिन अगर टोन इतनी जल्दी में है कि एक अनजान शख्स को भी अपनी मंशा बता रहा है तो जरूर समय की कमी है। वो कहता है कि टोन के पास जिंदगी में सब कुछ है, इसीलिए उसके लंबे जीवन की कोई खास जरूरत नहीं है। जरूर कोई और है जिस पर वह इस दवा का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन टोन जवाब देने से मना कर देता है और बस यही कहता है कि उसे दवा चाहिए। तभी लाइस समझ जाती है कि अब और सवाल पूछना बेकार है। उसका क्लोन बाहर जोर से चीखता है। तभी यूलिया दरवाजा खोलकर क्लोन को अंदर ले आती है और टोन को बताती है कि कुछ चोर हवेली में घुस आए और उसने उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे रसोई की ओर भाग गए। यह सुनकर टोन घबरा जाता है और रिकोडो और लाइस को कहता है कि वे कमरे में ही रहे। वो यूलिया से कहता है कि हर हाल में उनकी रक्षा करे और कमरे से बाहर ना जाए। खुद टोन तेजी से बाहर भाग जाता है, लेकिन लाइस अदृश्य रहते हुए भी उसका पीछा करती है। जल्द ही वो एक छुपे हुए इलाके तक पहुंच जाती है। टोन और भी घबरा जाता है जब देखता है कि गुप्त कमरा का दरवाजा खुला हुआ है। वह अंदर जाते ही फामल नाम पुकारने लगता है। यह सुनकर लाइस चौंक जाती है क्योंकि फामल तो टोन की बेटी का नाम है। टोन टूट सा जाता है जब देखता है कि फामल वहाँ नहीं है। वह सीधा गुप्त रास्ते में घुस जाता है। तभी लाइस कमरे की जांच करने का फैसला करती है। उसे बिस्तर पर एक सफेद बाल मिलता है और अपनी इंद्रियां तेज करके और निशानियां खोजती है। तभी उसे कर्ट की खुशबू महसूस होती है। वह तुरंत उसके पास जाना चाहती है, लेकिन पहले यूलिया से मिलने का निर्णय लेती है। उधर फामल कर्ट और आयुरी को उस कमरे में ले जाती है जहाँ हिल्डा कैद है। कर्ट अपने दोस्तों से योजना खराब करने के लिए माफी मांगता है और भारी दरवाजा खोलता है। अंदर वह हिल्डा को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखता है। हिल्डा तुरंत उसे पहचान लेती है, वही लड़का जिससे वह गांव में मिली थी। कर्ट खुश हो जाता है कि वह अब भी उसे याद रखती है। वह कहता है कि अब वह उसे बचाएगा, लेकिन फामल पहले ही जंजीरों को निष्क्रिय कर देती है और कर्ट तेजी से हिल्डा के पास दौड़ता है, लेकिन पास पहुंचकर वह चौंक जाता है क्योंकि हिल्डा बिल्कुल भी नहीं बदली। 10 साल बीत चुके हैं, फिर भी उसमें कोई फर्क नहीं है। वह ढूंढता रहता है कि शायद थोड़ी बहुत तो बदली होगी, लेकिन अंत में बस यही कहता है कि तुम पहले जैसे ही दिख रही हो। यह सुनकर हिल्डा गुस्से में उसे मुक्का मारती है और कहती है कि यह सब उसकी ही गलती है। पहाड़ों में जो दवा उसने खिलाई थी उसी की वजह से वो कभी बड़ी नहीं हो पाई। वो उसे पीटने लगती है और कहती है कि उसने बिना बताए गांव भी छोड़ दिया और अब उसे इसका हिसाब देना होगा। कर्ट बार बार माफी मांगता रहता है। तभी आयुरी अपने पापा का बचाव करते हुए हिल्डा से कहती है कि वह उनके साथ बुरा बर्ताव बंद करे। यह सुनकर हिल्डा और भी ज्यादा भड़क जाती है। उसे गुस्सा आता है कि जिसने उसे हमेशा के लिए बच्ची बना दिया उसने खुद एक बेटी भी पैदा कर ली। कर्ट जल्दी से समझाता है कि आयुरी अंडे से पैदा हुई है, इसलिए उसने इंसानों वाला कोई बच्चा पैदा करने वाला काम नहीं किया। हिल्डा को यह बात मानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। हिल्डा फिर कर्ट से कहती है कि उसे भूख लग रही है और पूछती है कि क्या उसके पास कुछ खाने को है। कर्ट के पास बस थोड़ा सा सख्त रोटी है। हिल्डा कहती तो है कि यह काफी है, लेकिन उसे उसमें दांत तक नहीं लगते। तभी फेमल हिल्डा से पूछती है कि क्या उसकी हमेशा जवान रहने वाली शक्ति कर्ट की बनाई दवा की वजह से है। हिल्डा यह मान लेती है। वह कर्ट से पूछती है कि क्या वह दवा फिर से बना सकता है। कर्ट बताता है कि उस दिन के बाद उसने कभी इंद्रधनुषी फूल नहीं देखा और उसके बिना वो दवा
नहीं बना सकता। हिल्डा फेमल से माफी मांगती है कि वह उसकी मदद नहीं कर पाई, लेकिन वह लड़की कहती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्ट को यह सुनकर झटका लगता है कि उसका नाम फेमल है। वो उससे पूछता है कि क्या वह सच में टॉन की बेटी है। फेमल हाँ कह देती है और कर्ट का दिमाग पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, समझ नहीं पाता कि आखिर चल क्या रहा है। तभी टॉन कमरे में पहुंच जाता है और अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेता है। वो कर्ट को ही चोर समझ लेता है, लेकिन कर्ट उस पर ही भड़क उठता है और कहता है कि चाहे कोई भी वजह हो, लोगों का अपहरण करना गलत है। टॉन कहता है कि कर्ट उसकी परिस्थिति को कभी समझ नहीं पाएगा, लेकिन कर्ट जवाब देता है कि वो पूरी तरह से समझता है, क्योंकि वह भी एक पिता है और अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। लेकिन इसके बाद कर्ट का दिमाग पटरी से उतर जाता है और वह टॉन को अजीब गरीब आरोप लगाने लगता है। वो कहता है कि टॉन ने अपनी बेटी से प्यार करना छोड़ दिया जब वह बड़ी हो गई, इसलिए उसने हिल्डा का अपहरण किया ताकि वह हमेशा एक बच्ची बनी रहे और वह उससे अपनी बेटी की तरह प्यार करता रहे। बाकी सब लोग यह सुनकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन कर्ट अपनी बकवास बंद नहीं करता। वो मान लेता है क्योंकि टॉन सारा ध्यान हिल्डा पर दे रहा था, इसलिए फेमल ने कोई दवा पी ली जिससे वह बुरी औरत जैसी दिखने लगी। सब लोग और भी चौंक जाते हैं और टॉन पर कई तरह के आरोप लगाता है। इस पर टॉन गुस्से में विरोध करता है क्योंकि बाकी सब बातें तो वह सह लेता है, लेकिन यह हद से ज्यादा है। फिर भी कर्ट बोलता ही चला जाता है और टॉन को यह कहते हुए गिल्ट कराने लगता है कि उसने फेमल से प्यार करना बंद कर दिया जब वह बड़ी हो गई। हिल्डा यह सब सुनकर तंग आ जाती है और कर्ट को अचानक पैरालाइज कर देती है। इसके बाद वो फेमल की तरफ मुड़कर पूछती है कि क्या वह अपने प्लान को लेकर पूरी तरह पक्की है। फेमल टॉन का हाथ पकड़कर उससे लिपट जाती है और हिल्डा से कहती है कि उसे मार दो। टॉन यह सुनकर पसीने पसीने हो जाता है और फेमल से पूछता है कि वह ऐसा क्यों करना चाहती है। यही सवाल कर्ट के मन में भी है, लेकिन वह अब भी अपनी बेवकूफी भरी थ्योरी पर अड़ा हुआ है कि फेमल अपने पिता से नफरत करती है क्योंकि वह हिल्डा को उसकी जगह लाना चाहता है। घबराकर टॉन वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि वह ऐसी जगह पर नहीं मर सकता। वह बेसमेंट से निकलकर फेमल के कमरे तक पहुँचता है, लेकिन वहाँ उसे लाइस और यूलिया मिलते हैं। टॉन चौंक जाता है और तभी लाइस कहती है कि अब उसे उसकी असली योजना समझ में आ गई है। उसे पता चल गया है कि फेमल उम्र बढ़ने की बीमारी से पीड़ित है और टॉन उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं है और अगर किसी तरह से हो भी जाए तो शरीर बूढ़ा ही रहता है। इसी वजह से टॉन हद से ज्यादा कोशिश कर रहा था कि फेमल की उम्र बढ़ना रुक जाए और इसके लिए वो दानों की कोशिकाओं का इस्तेमाल करके अमरता की दवा बनाने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में टॉन यह मानता है कि उसने पिछले 1 साल से हर तरीका आजमाया है, लेकिन कुछ काम नहीं आया, जबकि वह एक खास आदमी के दिए निर्देशों का पालन कर रहा था। वो कहता है कि अब उसका सब्र टूट चुका है और वह अपनी बेटी को बचाने के लिए शैतान को भी उसकी आत्मा बेचने को तैयार है। इतना कहकर वह एक जादुई पत्थर तोड़ देता है और फर्श पर एक जादुई चक्र उभर आता है। फिर वह अपना हाथ काटकर उसमें खून डालता है ताकि दानव बुला सके, लेकिन कुछ भी नहीं होता। घबराकर टॉन कहता है कि यह जादुई चक्र तो काम करना चाहिए था क्योंकि यह ले लाइन पर बना है जहाँ प्रचुर मात्रा में माना मौजूद है। तभी लाइस को याद आता है कि जब शहर के बीच में गर्म पानी का झरना खोदा गया था तब ले लाइन की दिशा बदल दी गई थी। टॉन पागलों की तरह सोचने लगता है कि क्या लाइस पहले से ही उसकी योजना जानती थी और इसी वजह से उसने गर्म पानी के झरने की खुदाई की अनुमति ली थी। लाइस भी मौके का फायदा उठाकर सारा श्रेय अपने सिर पर ले लेती है, जबकि उसे पहले से कुछ भी नहीं पता था। फिर हिल्डा वहाँ पर आ जाती है और टॉन डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। हिल्डा और लाइस आमने सामने होते हैं। लाइस उसे देखकर कहती है कि उसने सॉल और कर्ट से उसके बारे में सब सुना है। हिल्डा भी उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसके कर्ट का ध्यान रखा, लेकिन यह सुनकर कि कोई उसके कर्ट कह रहा है, लाइस को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी पलटकर कहती है कि उसने भी पहले उसके कर्ट का ध्यान रखा था। माहौल गर्म हो जाता है और यूलिया बीच में आकर पूछती है कि कर्ट अभी कहाँ है। हिल्डा बताती है कि वह बेसमेंट में आराम कर रहा है क्योंकि वह नहीं चाहती कि कर्ट अगली घटनाएं देखे। फिर वह अपनी तलवार निकालती है और टॉन पर तान देती है। लाइस और यूलिया हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि वह उसे मारना क्यों चाहती है। हिल्डा जवाब देती है कि एक दिन टॉन वाकई दानव बुला लेगा और तब बहुत से निर्दोष लोगों की जान और आत्मा खतरे में पड़ जाएगी। फेमल नहीं चाहती कि उसे इतनी बड़ी कीमत पर बचाया जाए, इसलिए उसने हिल्डा से अपने पिता को मारने को कहा था। यह सुनकर टॉन टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह चाहता है कि उसकी बेटी एक सामान्य जिंदगी जी सके, चाहे इसके लिए उसकी आत्मा और दूसरों की जान क्यों न चली जाए। हिल्डा उसे मारने ही वाली होती है कि तभी फेमल की आवाज आती है। सबकी नजरें उसकी ओर जाती है और वे देखकर हैरान रह जाते हैं कि फेमल फिर से जवान हो गई है। टॉन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता और पूछता है कि क्या वो सपना देख रहा है। फेमल कहती है कि उसे कर्ट ने अपने हॉट स्प्रिंग बंद से ठीक कर दिया है। लाइस एक बार फिर से कर्ट से प्रभावित होती है और यूलिया सोचती है कि उसे पहले ही इसका अंदाजा होना चाहिए था। इस बीच कर्ट पर डाला गया लकवे का जादू धीरे धीरे कम
खत्म होने लगता है और वह फिर से बोलने लगता है। वह आयुरी से कहता है कि उसके बैग से बुरी शीशी निकाल कर उसे एक गोली खिला दो। आयुरी जल्दी से ऐसा कर देती है और जैसे कर्ट गोली निकलता है उसका लकवा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब वह तय करता है कि वो फामल की मदद करने जाएगा। उधर फामल और टोन एक भावुक पल जी रहे होते हैं। तभी लाइस उनके पास आती है। वो कहती है कि टोन ने गंभीर अपराध किए हैं और उसकी रईसी भी उसे सजा से नहीं बचा सकती। फामल लाइस से अपने पिता को बख्श देने की विनती करती है और कहती है कि सजा उसे दी जाए क्योंकि यह सब उसने उसकी वजह से किया है। लेकिन लाइस कुछ और ही सोच रही होती है। वो कहती है कि शाही परिवार के सदस्य होने के नाते वो इन अपराधों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन अभी वो यहाँ सिर्फ एक साधारण लड़की के रूप में आई है जो एकेडमी में प्रशिक्षण ले रही है, इसलिए वो टोन को सजा नहीं देगी बल्कि उसे अब से एलियर के लिए काम करने का आदेश देगी। टोन इस सजा को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। इसके बाद लाइस हिल्डा से कहती है कि उसे उसके साथ चलना होगा क्योंकि उन्हें कई बातों पर चर्चा करनी है। लेकिन सब खत्म होने के बाद उसे सुरक्षित घर पहुंचा दिया जाएगा। यूलिया कहती है कि अब बस कर्ट से जादुई चक्र को मिटवाना बाकी है। लेकिन तभी अचानक एक और आदमी कमरे में दाखिल होता है और कहता है कि इस कहानी का कोई खुशहाल अंत नहीं होगा क्योंकि इसका लेखक वही है। हिल्डा उस गोत इमो लड़के को पहचान जाती है जो हाल ही में मेट गाला से लौटा है। वो स्क्रिप्टर है। वो ताना मारकर पूछती है कि अब उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि उसके सामने आ सके। लाइस और बाकी सब उलझन में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि यह आदमी आखिर कौन है। तो उन्हें बताता है कि स्क्रिप्टर वही दानव है जिसने हिल्डा को उसके हवाले किया था और उसे दानव बुलाने का तरीका बताया था। स्क्रिप्टर हिल्डा से कहता है कि वह इंतजार कर रहा था कि जैसे ही उसके साथी यह जाने कि वह कैद में है वे टोन पर हमला करेंगे। लेकिन उसकी यह उम्मीद टूट गई क्योंकि किसी ने कुछ नहीं किया। हिल्डा जवाब देती है कि उसे उसकी योजना के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उसने अपने साथियों को चेतावनी दी थी कि वे कुछ ऐसा न करे जिससे इंसानों और दानवों के बीच गंभीर टकराव हो। यह सुनकर स्क्रिप्टर नाराज हो जाता है। उसके लिए लिखी गई स्क्रिप्ट किसी ने बदल दी। वो अपनी पुरानी नाकामियों का भी जिक्र करता है, जैसे जब उसका प्लान बिशप से लाइस का हत्या करवाने का था लेकिन नाकाम रहा। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। स्क्रिप्टर कहता है कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी योजना में कोई दखल दे। वो यह भी कहता है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि फॉर्मल पर डाला गया बुढ़ापे का श्राप टूट चुका है। यह जानकर कि उसकी बेटी को तकलीफ उसी दानों की वजह से मिली है तो गुस्से से भर उठता है और उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन उसका मुक्का जादुई बाधा से टकरा जाता है। यूलिया भी लड़ाई में शामिल होती है और दानों पर दूसरी ओर से हमला करती है, लेकिन उसकी बाधा चारों तरफ फैली होती है। फिर भी कर्ट द्वारा बनाई गई पवित्र तलवार की वजह से यूलिया उस बाधा पर दरार डालने में सफल हो जाती है। यह देखकर स्क्रिप्टर समझ जाता है कि उससे सीधे लड़ना उसके लिए बहुत जोखिम भरा है, इसीलिए वो खुद लड़ने के बजाय एक और दानव को बुलाने का फैसला करता है। वो अपनी जेब से एक बोतल निकालता है। हिल्डा तुरंत यूलिया को कहती है कि बोतल छीन लो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्क्रिप्टर उस बोतल से चिपचिपा तरल पदार्थ निकालकर जादुई चक्र पर उड़ेल देता है। जैसे ही स्क्रिप्टर गायब होता है उसकी जगह पर एक और दानव आ जाता है। यूलिया हैरान रह जाती है जब देखती है कि यह वही दानव है जिससे उसने खंडहरों पर लड़ाई की थी। वो पूछती है कि यह अब तक जिंदा कैसे है। दानव जवाब देता है कि दानव असल में आध्यात्मिक प्राणी होते हैं, उनका शरीर बस एक अस्थायी खोल है। वो मानता है कि खंडहर वाली लड़ाई में उसका सारा जादुई ऊर्जा खर्च हो गया था और वो इंसानी दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं रह पाया। जब वो अपनी कहानी सुनने में व्यस्त था तभी लाइस चाकू से भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार दानव पहले से ही तैयार होता है और तुरंत उसका चाकू गिरा देता है। हिल्डा उस पर हेल फायर से हमला करती है और फिर लाइस और यूलिया दोनों मिलकर उस पर टूट पड़ती है, मगर दानव काले कांटों से पलटवार करता है जिससे वो दोनों घायल हो जाती है। यूलिया हैरान होती है कि हिल्डा का सीधा वार झेलने के बाद भी दानव हमला कैसे कर रहा है। दानव बताता है कि इस कमरे में उसे नुकसान पहुंचाने वाली एक ही चीज थी, उसका पवित्र तलवार, लेकिन अब उसका हाथ घायल है और वो तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके बाद वो काले कांटे और गहरे उनके शरीर में धंसा देता है जिससे दोनों दर्द से चिल्ला उठती है। तभी कर्ट वहाँ पहुँच जाता है। लाइस और यूलिया उसे दानव से भागने के लिए कहती है, लेकिन कर्ट तो हैरान है क्योंकि उसके सामने एक डीमन लॉर्ड है। उसे लगा था कि वे सब विलुप्त हो चुके हैं। उसे अपने गाँव की कहावत याद आती है, डीमन लॉर्ड तिलचट्टू जैसे होते हैं, अगर एक दिखे तो 100 और छिपे होंगे। यह सुनकर दानव भड़क जाता है और कहता है कि उसका अपमान करने की सजा कर्ट को भुगतनी होगी। वह उस पर एक शक्तिशाली फायरबॉल फेंकता है, लेकिन आयुरी उसे पलट देती है और वो दानव को ही लग जाता है। इससे यूलिया और लाइस के शरीर में धंसा कांटा गायब हो जाता है। दूसरा दानव फायरबॉल तैयार करता है, लेकिन इस बार यूलिया कर्ट के सामने खड़ी हो जाती है। वो तलवार से जादुई गोले को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता। यूलिया विश्वास रखती है कि कर्ट की बनाई हुई जादुई तलवार से वो कर पाएगी। अभी तलवार उस फायरबॉल को सोख लेती है और नीली ज्वाला से ढक जाती है। यूलिया तलवार घुमाकर उस नीली आग को दानव पर छोड़ देती है। आग पक्षी का रूप ले लेती है और दानव पर हमला करती है, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होती है। हार की आशंका से घबराकर वो आखिरी कोशिश में हिल्डा को मारने की ठानता है। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें भाला बना देता है
और हिल्डा को भेज देता है। सब घबरा जाते हैं लेकिन हिल्डा मुस्कुराती है क्योंकि उसे चोट नहीं लगी। दानो का हाथ चकनाचूर हो जाता है और वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसका हमला मिथ्रिल तक को भेज सकता है। वो पूछता है कि ये कैसे बच गई। हिल्डा अपने ड्रेस से वही सख्त रोटी निकालती है जो कर्ट ने उसे दी थी। दानो पागल हो जाता है और चिल्लाता है कि कोई साधारण रोटी मिथ्रिल से ही मजबूत कैसी हो सकती है। फिर वो कर्ट की ओर देखता है और पूछता है आखिर तू है कौन। कर्ट शांत भाव में जवाब देता है मैं तो बस 8 साल पुराने वर्कशॉप का हेड ऑफ चोर्स हूँ। दानो को यकीन नहीं होता। अचानक उसे कुछ समझ आता है और वो पूछता है क्या तुम हेस्ट गाँव से हो। यह सुनकर कर्ट हाँ कह देता है और इतनी बात ही दानो को इतना ज्यादा इमोशनल डैमेज पहुंचाती है कि वो सीधा दुनिया से गायब हो जाता है। बाद में कर्ट सबको बताता है कि उनके गांव में दानवों के सरदार बार बार हमला करते थे, इसलिए गांव वालों ने उनसे लड़ने के कई तरीके निकाले और आखिरकार दानव सरदारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यूलिया ये सुनकर राहत की सांस लेती है और कहती है कि अब जादुई चक्र को मिटा देना चाहिए। लेकिन तभी जमीन पर अचानक एक काला छेद खुल जाता है। हिल्डा समझ जाती है कि स्क्रिप्टर ने पहले दानव को बुलाने के लिए इंसानी आत्माओं के बजाय एक खास रसायन का इस्तेमाल किया था, मगर वो रसायन सिर्फ कीमत चुकाने वाले को टालता है और अब वो 100 इंसानी आत्माओं की मांग कर रहा है। काले तंबू जैसे हाथ छेद से निकलते हैं और सब पर हमला करने लगते हैं। हिल्डा बताती है कि उन्हें रोकना बेकार है क्योंकि वो 100 आत्माएं लिए बिना नहीं रुकेंगे। तभी टोन का सहायक वहाँ गरम गरम भरे हुए बन लेकर आता है और हमला करने के बजाय वे तंबू सीधे बन की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही सारे बन खा जाते हैं वे जादुई हाथ और पूरा चक्र दोनों गायब हो जाते हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल असलियत ये थी कि वो सहायक बेंडाना के लिए काम करता है। वो वही संदिग्ध महिला है जो पहले कर्ट की पार्टी में थी। उसने ही बताया था कि शुरुआत में ये भरे हुए बन खाने के लिए नहीं बनाए गए थे बल्कि इंसानी बलि के बदले इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए थे। हालांकि हर कोई ऐसे बन नहीं बना सकता जिन्हें इंसानी आत्मा के बराबर मूल्य मिले, लेकिन अगर कर्ट चाहे तो वो जितने भी बन बना सकता है और जितने चाहे दानवों को बुलाकर उन्हें अपना काम करवा सकता है। बाद में वही सहायक बेंडाना को रिपोर्ट करता है कि टोन ने फेम के जिंदा होने की घोषणा शहर में कर दी, जिससे बड़ा जश्न मनाया गया। मिमिको ने हिल्डा से पूछताछ की और फिर उसे क्लीन चिट देकर साउल के साथ घर जाने की अनुमति दे दी। ये सुनकर बेंडाना खुश होती है और सोचती है कि उसके गुरु सही थे जिन्होंने उसे आदेश दिया था कि वो कर्ट और आयुरी को बाहरी दुनिया से बचा कर रखे। इसके बाद टोन कर्ट को नाइट की उपाधि देता है, लेकिन कर्ट सोचता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए उसे ये सम्मान मिले। फिर भी बाकी 8 के लोग भी तरह तरह के प्रमोशन पा जाते हैं क्योंकि लाइस ने टोन से अपने तरीके से सब करवा लिया था। अब उसे यकीन है कि ज्यादातर कुलीन लोग अब उसे पंगा लेने की सोचेंगे भी नहीं। इसी बीच हिल्डा घर लौट रही होती है, हाथ में ओराज फूल लिए हुए जो कर्ट ने उसके लिए विदाई उपहार के तौर पर बनाया था। हिल्डा अब भी हैरान रहती है और सोचती है कि 1200 साल बीत जाने के बावजूद कर्ट अभी भी वही नासमझ और अटपटा इंसान है। और इसी के साथ यह एनीमे यहीं पर समाप्त हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी